जैसे सीबीएसई ने सैंपल पेपर अपन को दिए हैं, उस हर वैरायटी का क्वेश्चन अपन को करना आना चाहिए। तो इस सेशन का भी पर्पज वही है। मैं सैंपल पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। केएच बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, बस इतना सा बताना था। 2 नंबर का दे सकता है बेटा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपने 1 मोल ना लिया होता तो ये रिएक्शन रुकता नहीं है, ये भागता रहता है, ये आगे होता जाएगा। ठीक है, तो अब इस केस में कैसे करना, वही चीज बताई थी आप लोगों को। रीजन ये देंगे क्योंकि इसका आयोटा ज्यादा है तो इसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा, और साफ साफ दिख रहा है प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन 2 का ज्यादा घट गया है। इन जगह पे ना बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है, तो इसके अलावा हर जगह आप पार्शियल चार्ज से आंसर कर सकते हो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी, दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, बच्चों को लग रहा है कल पेपर है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, बेटा बिल्कुल भी चिंता ना करना। आपने अच्छे से पढ़ा है, आपने हमारे सारे लेक्चर किए हैं, तो आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। बस अभी क्या है कि जैसे क्वेश्चन आते हैं या जैसे सीबीएसई ने सैंपल पेपर अपन को दिए हैं, तो उस हर वैरायटी का क्वेश्चन अपन को करना आना चाहिए। तो इस सेशन का भी पर्पज वही है। मैं सैंपल पेपर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ऑलमोस्ट आपको जो पेपर में क्वेश्चन दिखेंगे तो ऑलमोस्ट मिलते जुलते, डाटा चेंज करके, एक्चुअली कंसेप्ट यही यूज होंगे आपके। ठीक है, डाटा चेंज हो सकता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, तो बिल्कुल ना घबराना। जो आपने सीखा है उस पर विश्वास रखना, और आपने बहुत अच्छा सीखा है हमारे साथ, तो हमने मिलके किया है अच्छा। और देखना कल पेपर में आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एक एक क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको लगेगा यह सब तो क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं बेटा आज का सेशन। तो दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आने वाला है मेरे छोटे बच्चों को। चलो सर जी करा दो। तो भाई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है पहला, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर रिएक्टेंट है भाई, रिएक्शन ये है, इज 4.62 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। ओके, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है रिएक्टेंट की, आर इज द रिएक्टेंट। कह रहा है व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इफ रेट कांस्टेंट इतना है। अब बच्चा कह रहा है सर अलग अलग ऑर्डर की तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला अलग अलग होता है, 0 ऑर्डर का अलग होता है हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का अलग, हमें कैसे पता लगे? ऑर्डर तो दिया नहीं। अजीब, बेशक ऑर्डर नहीं दिया, परंतु मेरे बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट से ऑर्डर पता लग सकता है। यहां पे रेट कांस्टेंट की यूनिट आपके रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बराबर ही है, और वो तो किस में होता है? 0 ऑर्डर रिएक्शन में होता है। ओके, 0 ऑर्डर तो कंसंट्रेशन की पावर 0 तो 1, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट के बराबर 0 ऑर्डर के लिए होती है। समझ में आ गया? इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। एब्सोल्युटली राइट सर, इट इज अ 0 ऑर्डर रिएक्शन। ओके सर, बहुत बढ़िया। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसमें हाफ लाइफ पूछ रहा है, और 0 ऑर्डर की हाफ लाइफ तो मेरे बच्चे को पता है ए नॉट, मतलब रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k है। अरे निकाल सकते हो भाई, 0 ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है? AT इक्वल ए नॉट माइनस के टी। हाँ सर, और टी हाफ होता है, टी हाफ होता है जब रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाए। तो जैसे ही मैं ए नॉट तो फिक्स है, शुरू में कितना लिया था, जैसे ही मैं टी को टी हाफ लिखूंगा, अभी जो रिएक्टेंट बचा हुआ है इनिशियल का आधा बचा हुआ है। बहुत बढ़िया, के टी हाफ को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। अरे सर जी आपने तो ड्राइव भी करा दिया, एक ए नॉट में से आधा ए नॉट गया तो आधा ए नॉट बच गया। बहुत बढ़िया सर। तो लो, 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला ए नॉट बाय 2k। एब्सोल्युटली राइट सर, बिल्कुल ए नॉट है रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। हो गया। देख कितना आसान क्वेश्चन है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है रिएक्टेंट की, हाँ, और मेरे बेटा रेट कांस्टेंट की यूनिट से पता लग गया कि ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर 0 ऑर्डर के लिए ही होती है। तो फिर तो सर जी हो गया, ए नॉट इनिशियली कितना है रिएक्टेंट? 4.62 इंटू 10 टू द पावर -2, और फिर 2k रेट कांस्टेंट कितना है इसका? 2.31 इंटू 10 टू द पावर -2। ले कट गया। ये बेटा 2.23 का डबल करेंगे, आहा, ओहो, 2 से 2 गया सर, ये तो 1 ही आ गया सर, ये तो 1 आ गया, सब कट गया। तो ये पर सेकंड में था, तो ले टी हाफ 1 सेकंड होगा मेरे बेटा। आई होप मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल।
आंसर तो यही है, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ। पक्का पक्का पक्का, और झूठ ना बोलो, शाबाश मेरे शेरो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। अगला क्वेश्चन बेटा इस प्रकार का आ सकता है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव अ रेट कांस्टेंट। बेटा बताओ, यस पर यूनिट टाइम की यूनिट है रेट कांस्टेंट की, है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है और दिया भी हुआ है। तो कह रहा है द टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, कितना टाइम लगेगा इसको कंप्लीट होने में। तो मेरे बेटा एक चीज को सुनते जाना, इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। अब सुनते जाओ, आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए AT इक्वल A नॉट, फर्स्ट ऑर्डर के इंटू ई टू द पावर माइनस KT। ओके, कंप्लीट जब हो जाएगा तो मतलब रिएक्टेंट पूरा खत्म, रिएक्टेंट पूरा खत्म मेरे बेटा, हाँ रिएक्टेंट पूरा खत्म, तो ये तो जीरो। ओ हो, यस सर जी यस, बहुत बढ़िया। अजी ये जीरो के ये बचना नहीं चाहिए ना, खत्म हो जाना चाहिए। अरे हाँ शल जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट। तो मेरे बेटा ये जीरो, अब ये भी इधर जाके जीरो, हाँ सर e टू द पावर माइनस KT शुड बी जीरो। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1/e टू द पावर KT। ओहो जीरो, बिल्कुल सर, अरे माइनस है ना, नीचे आगे प्लस हो गया। अब मेरे बेटा समथिंग बाय इंफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो ले तो टी को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, इंफिनिटी। हाँ सर, समथिंग बाय इंफिनिटी ही ऑलमोस्ट मेरे बेटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो टी को इनफाइनाइट करना पड़ेगा, किसी की पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी ना, अरे हाँ। तो सर जी इनफाइनाइट टाइम पे भी, इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, हाँ बेटा तब भी जाके, तो इट नेवर गोज टू कंप्लीशन मेरे शेर। फर्स्ट ऑर्डर देख हमेशा सेम टाइम में आधा होता जाएगा, तो आधा करता चला जा, तो इनफाइनाइट टाइम तक भी फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है मेरे बेटा। आ गया ना समझ में? ओके सर जी, तो टी को आपको इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, इनफाइनाइट मतलब फिर तो डिफाइन ही नहीं कर सकते ना। यस सर जी एब्सोल्युटली राइट, मैथमेटिकली भी समझा दिया, थ्योरेटिकली भी कर सकता है मेरा बेटा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये तो बकवास कर रहा है। अभी जीरो ऑर्डर में हमने देखा है हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर की A0/2K। तो जीरो ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता इनिशियल कंसंट्रेशन पे, बट जीरो ऑर्डर में तो डिपेंड करता है। ये कह रहा है हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल। बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है, गलत बात, तो ये गलत है स्टेटमेंट। कह रहा है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इक्वल रेट कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही है मेरे बेटा, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर जीरो जाती है, तो किसी की पावर 0 1 हो गया, तो यस ये गलत है, ये सही है। A is wrong, R is correct, A is wrong, R is correct। बहुत बढ़िया, आसान था, कर सकता है मेरा बेटा। हाँ सर जी, फोड़ा फाड़ी मचा देंगे सर, बहुत ही आसान है। तो मैं देख एक चीज बता दूं मेरे बेटा, विश्वास मानना आपको इन्हीं में से घुमा फिरा के इतने क्वेश्चन, देखो पहले सेशन में भी जहां जो रिवीजन सेशन लिया उसमें भी वही किया, क्वेश्चन किए अपन ने, तो यहां भी हम वही कर रहे हैं। तो इसी में से आप देखोगे घुमा फिरा के आपका आएगा, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, घबराना नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज अ स्लो इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। सही बात है, हम डाइल्यूशन करते हैं, पानी डालते हैं तो मेरे बेटा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है लीनियरली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। याद करो, बताया था जब लेक्चर कराया था, देखा है ना मेरा लेक्चर? हाँ सर देखा है सर, बहुत बढ़िया। पानी डालोगे कंसंट्रेशन कम होगी, मोलर कंडक्टिविटी लीनियरली बढ़ती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन। ओहो ये इक्वेशन गलत दे दी, डिबाय हैक्कल ऑनसेंगर इक्वेशन है ये होती है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस, चल ऐसे, हाँ सर हाँ, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर, ये एक्स पर, तो ये हो गया नेगेटिव स्लोप। आहा यस सर जी, वाई इंटरसेप्ट होता है मोलर कंडक्टिविटी, तो ये गलत दे दी इसने, ये गलत है मेरे छोटे, तो फिर तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई। हाँ सर, यहां तक देख ठीक थी ये,
कि भाई आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये इक्वेशन गलत दे दी। ओके, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट A फॉर NaCl, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट इन अ गिवन सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफरेंट। मेरे बेटा ये सही है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जितने, ये देख 2 आयन ही दे रहा है, ये 3 आयन, तो अलग अलग के लिए मेरे बेटा ये एक्चुअली एक तरीके से ना ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो अलग अलग सॉल्ट में अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। और पहला भी गलत क्यों हुआ? पहला गलत हुआ है मेरे बेटा ये इक्वेशन गलत होने की वजह से। मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट इल्यूशन इधर नहीं आती, इधर आती है। ओके सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है मेरे बेटा, दिल थाम के बैठना। देखो 5 नंबर में ऐसे दे देगा या 3 नंबर का दे देगा, सुनते जाना, मुश्किल नहीं होता, तुम लैंग्वेज देख के घबराना मत। हाँ बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन गैस इज सॉल्युबल इन वाटर एट टेम्परेचर 293 केल्विन, द वैल्यू ऑफ KH इतना दे रखा है मेरे बेटा। ओके, हेनरीज कांस्टेंट। हाउ वुड द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस वेरी, ओके, at a temperature above 293 Kelvin if the value of KH rises to, okay, अच्छा, पहले KH इतना था, फिर मेरे बेटा कह रहा है KH इतना हो गया। मेरे बेटा मैं बता चुका हूं लेक्चर में, आपने देखा होगा 12th हैकर में ही पढ़ा हुआ है सॉल्यूशन का लेक्चर। हेनरीज कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी होता है। किसी भी गैस का अगर KH ज्यादा है तो उस गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो आप देख रहे हो KH बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, बस इतना सा बताना था। 2 नंबर का दे सकता है बेटा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इस केस में सॉल्युबिलिटी घट रही है क्योंकि KH बढ़ रहा है। KH इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होता है। हुआ सर? बस देखो, हो सकता है 1 नंबर का ये दे दे, 1 नंबर का ये दे दे, 2 नंबर। लैंग्वेज देख के, बड़ा देख के घबराइयो मत, इसीलिए मैं ये बड़े बड़े क्वेश्चन उठा रहा हूं, ताकि क्वेश्चन टुच्चे हैं, देखना बस हो गया आंसर। इसने बस ये पूछा इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी सॉल्युबिलिटी। यस, KH बढ़ रहा है, KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी घटेगा। ओके सर जी। अगला देखो, अगला कह रहा है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन आर मिक्स टू फॉर्म एन एजियोट्रॉप। ओके सर जी। The mole fraction of acetone in this mixture इतना है। Predict whether the boiling point of the azeotrope formed will be 60 degree, 64.5 degree और 54 degree. Defend your answer with reason. ले मेरे बेटा, हो गया। आपको पता है ये कह रहा है एजियोट्रॉप बन रहा है। ओके सर जी। अब सारे लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। अच्छा सर, अब बेटा जी ये कह रहा है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन मेरे बेटा नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन तब होती है जब जितना हम रॉल्ट से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रिडिक्ट करेंगे उतना नहीं, उससे ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव डेविएशन होता है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का। हाँ सर, आपने लिखवाया था एग्जाम्पल में। यस, तो नेगेटिव डेविएशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना हम रॉल्ट से प्रिडिक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर पार्टिकल्स में ज्यादा हो गया तो वेपर कम बनेंगी, तो वेपर प्रेशर कम होगा इसका, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। तो जितना हम बॉइलिंग पॉइंट पर प्रिडिक्ट करेंगे ना मेरे बेटा उससे ज्यादा आ जाएगा। तो यस, इट विल बी 64.5 डिग्री। यस सर जी। उसका और रीजन क्या है मेरे बेटा? उसका रीजन क्या है मेरे बेटा? हाँ, उसका रीजन ये होएगा मेरे बेटा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन वाले बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो हम इसका ये रीजन देंगे, नेगेटिव डेविएशन वाले बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ओके, तो ऐसा एजियोट्रॉप बनता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है, मतलब जितना हम रॉल्ट से प्रिडिक्ट करेंगे उससे ज्यादा आएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा 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 अच्छा, ओके सर जी, ओके ओके ओके, ठीक है सर, आ गई बात समझ में सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बिल्कुल क्लियर है। हाँ सर, तो यही इसका रीजन हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे बेटा जी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, जब आपका नेगेटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग, अगर पॉजिटिव डेविएशन वाला कभी लेगा तो समझ जाना मिनिमम बॉइलिंग, तो किसी भी कंपोनेंट से कम आएगा फिर बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे किसी भी कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके सर जी, क्लियर हो गया सर। अब अगला देखते हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये कह रहा है सोडा बोतल विल गो फ्लैट
ओके फ्लैट मतलब लूज इट्स फिज, मतलब फिज क्यों होता है, गैस जब निकलती है सोडा में घुली होती है। फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, वाई और वाई नॉट? ओके, श्रीनगर दिल्ली के मुकाबले ज्यादा हाइट पर है, वो पहाड़ की वैली में है। ये रहा दिल्ली, हाँ सर, ये रहा आपका श्रीनगर। तो ज्यादा हाइट पे है तो ऊपर से प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम है तो मेरे बेटा गैस कम घुलेगी। यस सर, हेनरी लॉ, यस यस यस। अगर क्योंकि श्रीनगर हाइट पर है बेटा, तो हाइट पर है तो नीचे एयर नीचे रह गई, तो ऊपर से प्रेशर कम लग रहा है, प्रेशर कम तो गैस कम घुली होगी, गैस कम घुली होगी तो मेरे बेटा तो कम गैस घुली हुई है तो वो जल्दी निकल जाएगी ना। हाँ, कम गैस, गैस आसानी से नहीं घुल रही, तो यस, अ सोडा बोतल विल गो फ्लैट फास्टर इन श्रीनगर देन दिल्ली। ये बात बिल्कुल सही है। यस, क्यों, रीजन ये देंगे, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर एट श्रीनगर विल बी लेस। अगर प्रेशर इज लेस तो गैस, लेस गैस विल बी डिजॉल्व, तो आसानी से गैस इसमें नहीं घुलेगी, तो गैस कम घुली हुई है तो बहुत कम गैस तो जल्दी बाहर आ जाएगी ना। यस सर जी, एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो बस यही रीजन दे देंगे, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर लो होने की वजह से कम गैस घुलेगी, तो गैस अगर कम घुल रही है तो बेटा कम ही गैस है तो आसानी, दिल्ली में ज्यादा गैस घुल जाएगी तो ज्यादा गैस को निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा। अरे वाह शल जी वाह, ये तो हेनरी का एप्लीकेशन है। अगला, हाउ डज शुगर हेल्प इन इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट? बहुत आसान है, शुगर इज अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, हम किसी उसमें डाल देंगे खाने में तो ये एक्सोऑस्मोसिस करा देगा। ओहो, जैसे मान ले आपका, हाँ तो क्या होता है, देख कैसे कराएगा मैं बताता हूं। अब जैसे बैक्टीरिया है, मान ले बैक्टीरिया ही तो खाने को खराब करता है ना, तो ये क्या, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर मैंने बाहर शुगर डाल दी तो बाहर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया बहुत, तो बैक्टीरिया में से पानी निकल जाएगा। ओले हाँ, तो बेटा इसकी शेप पे बिगड़ गई, अब इसको पानी नहीं मिलेगा अंदर तो बैक्टीरिया मर जाएगा, बैक्टीरिया डाइज, है ना। हाँ, क्योंकि इसका पानी सारा बाहर निकल गया, क्योंकि बाहर शुगर डाल के मैंने बाहर के सॉल्यूशन को बहुत कंसंट्रेटेड कर दिया है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है कि कम मात्रा वाली, ज्यादा मात्रा वाली जगह से पानी कम मात्रा वाली जगह में जाता है। यस सर, तो यहां सॉल्यूट मतलब लो कंसंट्रेटेड से हाई कंसंट्रेटेड, तो बैक्टीरिया में से सारा पानी बाहर निकल जाएगा, बैक्टीरिया सिकुड़ जाएगा, बैक्टीरिया काम ही नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। ओके सर जी, तो बैक्टीरिया खाने को सड़ा नहीं पाएगा। ओ हो, तो दिस इज व्हाट द रीजन विल बी गिवन। ओके सर जी, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। यस, ये क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, रिप्रेजेंट द सेल शोन इन फिगर। ओके सर, एक्स है एक्सीएल, एक्सीएल तो मतलब एक्स प्लस, यहां वाई और ये YCl2 तो ये टूटेगा Y2+। ओके सर जी, रिप्रेजेंट द सेल शोन इन फिगर, लेफ्ट हैंड में एनोड बनाते हैं, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ओके सर जी, सॉल्ट ब्रिज। ओके सर जी, कैथोड पे रिडक्शन, Y2+ से Y, है ना। हाँ, यहां आयन के लिए एक्वस लिख देना, आहा, और इनके लिए सॉलिड मतलब बगल में लिख देना। ओके सर जी, बहुत बढ़िया, हो गई रिप्रेजेंटेशन। 1 नंबर यहां 3 नंबर में दे सकता है सर, हो गया रिप्रेजेंटेशन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कह रहा है नेम द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सॉल्ट ब्रिज। ओके, नेम द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सॉल्ट ब्रिज। बेटा सॉल्ट ब्रिज में तो आयन होते हैं ना, अरे सॉल्ट ब्रिज में पूछा है ना। सॉल्ट ब्रिज में जैसे यहां ऑक्सीडेशन होगा, खूब सारे X+ आएंगे, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के, मान ले मैंने KCl ले लिया, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं सॉल्ट ब्रिज में जिसके कैटायन एनायन की स्पीड सिमिलर हो, तो ले यहां Cl- आ जाएगा, इसको न्यूट्रलाइज, यहां पे मेरे बेटा K+। तो सॉल्ट ब्रिज में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आयंस होते हैं, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दैट्स इट। देख कितना आसान, 1 नंबर इसमें 1 नंबर इसमें। एक्सटर्नल सर्किट में तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंटरनल सर्किट में सॉल्ट ब्रिज में आयंस होते हैं, चार्ज कैरियर। 2 नंबर पक्के। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अले वाह, बहुत बढ़िया, खत्म खत्म, दैट्स इट, खत्म। 1 नंबर यहां आ गए, हो गए 3 नंबर। ले नंबर, कितने नंबर लेने इधर को, ले नंबर। सर ये तो फ्री फंड के नंबर है। हाँ भाई,
अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना। अब ये विजुअली चैलेंज लर्नर्स के लिए भी था, बट तुम भी कर लो, बात तो सब सेम ही है, कोई फर्क नहीं होता। मैग्नीशियम से कंसेप्ट का लेवल सेम रहता है बेटा। हाँ, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ एनोड और ये कैथोड, ठीक है। आइडेंटिफाई द कैथोड एंड एनोड। ऑब्वियस है ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, बहुत बढ़िया। राइट द ओवरऑल रिएक्शन। किसी भी गैल्वेनिक सेल का ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए हम पहले एनोडिक रिएक्शन लिखते हैं। ओके सर जी, ओ एनोडिक रिएक्शन लिखा ऑक्सीजन, फिर कैथोडिक लिखते हैं। ओके, ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, Ag+ है। लॉस्ट और नेट रिएक्शन लिखने के लिए दोनों को ऐड करेंगे, बट ध्यान रखना है लॉस और गेन बराबर रहना चाहिए इलेक्ट्रॉन का। तो इसको, ये तो बराबर नहीं है, 2 छोड़ रहा है 1 ले रहा है, तो बराबर करने के लिए इसको पूरे को 2 से गुणा करो, 2 2 2, मतलब इलेक्ट्रॉन कट जाने चाहिए। अब ऐड कर दे, नेट ट्रांसफर 2 इलेक्ट्रॉन का है, नेट सेल रिएक्शन ये है रे। वाह सर वाह, समझ में आया ना 2 से क्यों गुणा किया? हाँ सर हाँ, हम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए सर, बहुत बढ़िया। यस सर जी, थोड़ा फाड़ी मचा देंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। बोर्ड में अब देखना तू फिजिक्स का बदला लेगा मेरा फैजल। ठीक है, कह रहे सर फिजिक्स ने डर बिठा दिया सर मन में। अरे डर मत मेरे बेटा, केमिस्ट्री में तो फोड़ के आएगा। वहां जो 2-4 नंबर इधर उधर हुए हैं, तो केमिस्ट्री में 2-4 क्या, तू 20 नंबर उठा लेगा तू। 70 में से, है ना, 70 में से 80 में से जितने लाने ले ही हो। चलो ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन ये है, राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग ऑन 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड इज डन। ओके सर जी, व्हाट क्लोराइड will happen if a concentrated solution of copper sulfate is replaced with copper? ये मेरे बेटा जी को बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बनाना। चलो सोच लिया होगा आपने, बट इसमें थोड़ा सा वो है ना, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में वो है ना, तो मैं इसकी वही लैंग्वेज देख रहा था। जैसे ये व्हाट विल हैपन इफ, ये कह रहा है व्हाट विल हैपन if a concentrated solution of copper sulfate is taken instead of, is taken, बहुत बढ़िया सर, ओके, is taken, बहुत बढ़िया, कम ऑन। ये है मेरे बेटा, तो देख बहुत ही आसान है, मैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को करा देता हूं। हाँ सर कराओ। राइट डाउन द रिएक्शन अकरिंग ऑन 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड है व्हेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर क्लोराइड। तो बेटा कॉपर क्लोराइड में Cu2+, ओके, कॉपर क्लोराइड का ही कर रहा है, ओके ओके, इसने सॉल्यूशन नहीं बोला, ओके सर जी, बहुत बढ़िया, एक्वा सॉल्यूशन नहीं बोला, ठीक है ना। अच्छा अब सुन, तो ये तो बेटा कॉपर रिड्यूस हो जाएगा कैथोड पे, हाँ सर, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पे, कैथोड पे ये होएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एक क्लोराइड एक देगा, 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 क्लोरीन। बहुत बढ़िया सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कह रहा है कॉपर सल्फेट ले लिया कंसंट्रेटेड, सॉल्यूशन लिया है, अब सॉल्यूशन लिया है तो ले, तो सॉल्यूशन है H+ और सॉल्यूशन है, अरे बोलना तो H+ भी जाएगा, H+ और कॉपर गया, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अभी वहां भी कॉपर ही रिड्यूस होगा। यस सर, आपने बताया था। अब सल्फेट भी जाएगा एनोड पे, हाँ, और OH- भी जाएगा, बट बेटा सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है क्योंकि कंसंट्रेटेड है बेटा, आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। तो इंस्टीड ऑफ OH मेरे कंसंट्रेटेड है, अगर एक्वस लिखा होता है डाइल्यूट तो वैसे ही करते कि OH- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो OH-, बट कंसंट्रेटेड होने से सल्फेट की मात्रा ज्यादा हो गई, सल्फेट एनायन की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है, कंसंट्रेटेड कभी भी हो, तो सल्फेट ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा कैसे होएगा, तो चल मैं बता देता हूं, ये जब ऑक्सीडाइज होता है H2O8 ओके, तो ध्यान रख, कभी भी कोई एनायन अगर कंसंट्रेटेड है तो OH से भी ज्यादा उस एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा मेरे। अगर डाइल्यूट या एक्वस दिया होता कॉपर सल्फेट तो सल्फेट नहीं होता ऑक्सीडाइज, फिर OH- ही होता, तो फिर O2 ही निकलता। ओके सर जी, क्लियर हो गया। अब कह रहा है
राइट एन एक्सप्रेशन फॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू कॉलरॉश। ओहो, एल्यूमिनियम सल्फेट तो ये होता है Al2SO4 होल थ्राइस। इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी भाई? इसके 1 मोल की कंडक्टेंस, इसके 1 मोल में 2 मोल एल्यूमिनियम, तो 2 मोल एल्यूमिनियम आयन की कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन प्लस 3 मोल सल्फेट, 3 मोल सल्फेट आयन की मोलर कंडक्टेंस एट इन, दैट्स इट, खत्म खत्म। यही हो गया मेरे बेटा। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। भाई 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट की कंडक्टेंस क्या होगी भाई? आयनों की वजह से होती है ना। इसके 1 मोल में 2 मोल एल्यूमिनियम है, 3 मोल सल्फेट है। बहुत बढ़िया, खत्म हो गए। ये 4-5 नंबर का बना सकता है या 3 नंबर का, तो मेरा बेटा फोड़ देगा। बहुत बढ़िया सर जी, सब कुछ आ गया। अब ये क्वेश्चन देखेंगे मेरे बच्चे। हाँ सर जी दिखा दो, क्या है ये अगला क्वेश्चन? कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन। ओके, इतना ज्यादा दे रखा है। ओके, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना दे रखा है। कह रहा है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल निकालो। ओके, और इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है। तो ये सेल रिएक्शन है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है तेरे को। ओके सर जी, इतना। बहुत बढ़िया। आपसे ई नॉट सेल पूछ रहा है। अब मेरे बेटा आपको पता है एट इक्विलिब्रियम क्यूसी हो जाता है केसी के बराबर, और ई सेल नेट ईएमएफ 0 हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। तो नॉन्स्ट इक्वेशन लगा ले, ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस, नॉन्स्ट इक्वेशन तो ये होती है माइनस 0.059 बाय एन लॉग क्यूसी। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम आया, ई सेल हुआ 0 और क्यूसी हो गया केसी। हाँ सर, तो ले अब तो हो गया। हाँ सर जी, ये क्वेश्चन बेटा आने की बहुत संभावना है। तो ये तो ई सेल 0, तो ये उधर जाके प्लस का हो गया 0.059 बाय एन लॉग केसी। केसी है 4.61। ओहो, अब समझ में आया सर, इसकी लॉग की वैल्यू क्यों दे रखी है। अच्छा, एन निकाल ले। एन कैसे? सब मैंने अब एन निकालना मैंने सिखाया हुआ है अपने बेटा जी को। कैसे सर? पहले रिएक्शन ले। एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ सर, एल्यूमिनियम दे रहा है Al3+ तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। Sn4+ से Sn2+। ओके सर, लॉस और गेन बराबर करने हैं, Sn4+ से Sn2+ आया। बिल्कुल, लॉस और गेन बराबर करने के लिए इधर 3 दे रहा है, 2 ले रहा है, तो इसको गुणा कर दे 2 से, इसको गुणा कर दे मेरे बेटा 3 से। अच्छा, तो ले 2 1 कम 2 2 2 तिया 6, इधर 3 से कर 3 3 दूनी 6 3। आहा, नेट ट्रांसफर 6 इलेक्ट्रॉन का है सर। 0.059 को 0.06 से ले ले, लगभग। हाँ सर, 0.059 लगभग पॉइंट। और एन कितना है? 6 है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, और इसकी पूरे की वैल्यू तो दे रखी है। वाह सर जी वाह, कितना आसान सर जी। तो ये हो गया 0.01, और बहुत बढ़िया। तो 2 डेसिमल और खिसक जाएगा, 1.846 वोल्ट सर। फ्री फंड के नंबर। अरे हाँ सर जी हाँ, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है व्हाट विल बी ई नॉट ऑफ द हाफ सेल इफ ई नॉट ऑफ हाफ सेल दिस इज दिस। तो ले मेरे बेटा, ई नॉट सेल हमेशा होता है, ये ई नॉट सेल आ गया है तेरा, इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड। कैथोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड टिन है बेटा, टिन का रिडक्शन हो रहा है, उसका दे रखा है ई नॉट कैथोड दे रखा है तेरे को। हाँ सर हाँ, कैथोड टिन है, टिन का रिडक्शन हुआ है ना, उसका ई नॉट 0.15 माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड एल्यूमिनियम है, तो उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसको उधर ले आ, इसको इधर ले आ मेरे बेटा। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। एल्यूमिनियम यहां पे एनोड है, ऑक्सीडेशन, बहुत बढ़िया। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना होता है। तो ले, हो गया मेरे बेटा, ठीक है ना। इसको उधर ले जा तो माइनस में आ जाएगा मेरे बेटा। आसान है ना? हाँ सर, बिल्कुल आसान है सर। कौन कैथोड है कौन एनोड है पता है सर अपन को सर। बहुत बढ़िया। चलो, तो मेरा बेटा आराम से कर सकता है। अब एक अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अब इसको बहुत ध्यान से देख लेना मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों। अब ये कह रहा है सपोज अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी वाज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बोथ, ठीक है, ए और बी फर्स्ट, सो द रेट इक्वेशन। कह रहा है विच ऑफ दीज टू मैकेनिज्म्स इज कंसिस्टेंट विद दिस एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, मैकेनिज्म 1 और मैकेनिज्म 2। ध्यान रखना पूरे रिएक्शन का रेट उतना ही होता है जो स्लो स्टेप का रेट, आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसमें ये स्लो है तो इसका तू रेट लॉ लिख, कैसे लिखेगा अगर मैकेनिज्म 1 के अकॉर्डिंग, तो जो स्लो का रेट होगा वही ओवरऑल रेट तो, और मैकेनिज्म का हर एक स्टेप तो एलिमेंट्री है, तो एलिमेंट्री में तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही ऑर्डर हो जाता है, तो ले इसमें कहीं इंटरमीडिएट भी नहीं आया, तो मेरे बेटा ये रेट लॉ होना चाहिए, बट ये है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये होगा। कैसे स्लो स्टेप का रेट ही ओवरऑल रेट है, मैकेनिज्म का हर एक स्टेप एलिमेंट्री है और एलिमेंट्री में स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही ऑर्डर, तो यहां स्लो ये दे रखा है मैकेनिज्म 2 में, तो ले स्लो का रेट ये हो गया, यही ओवरऑल का रेट होगा स्टोइशियोमेट्रिक, क्योंकि मैकेनिज्म का हर एक स्टेप एलिमेंट्री है तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही ऑर्डर, तो यस ये सही है सर, ये मैकेनिज्म सही है अगर रेट लॉ ये लाना है तो। बहुत बढ़िया सर, ध्यान रख मैकेनिज्म का हर एक स्टेप एलिमेंट्री होता है और एलिमेंट्री पे तो लॉ ऑफ मास एक्शन ही रेट लॉ के बराबर आता है। बहुत बढ़िया सर जी, आत्मा तृप्त सी कर दी सर आपने तो। सर जी फिजिकल में अब फुल ऑन कॉन्फिडेंस है सर, अब हम बजा देंगे सर फिजिकल को। हाँ अब ये क्वेश्चन देखेंगे मेरे बेटा, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा भाई इतना सारा पढ़ने की जरूरत है, चलो क्योंकि इसी के ऊपर है तो पढ़ना पड़ेगा ढंग से। Dependence of the rate of reaction on the concentration of reactant, temperature and other factors is the most general method for weeding out unsuitable reaction matter, ठीक है। The term mechanism means all the individual, for example when hydrogen gas reacts with bromine, rate of reaction was found to be proportional to concentration of H2 and to the square root of concentration of Br2। Okay, कह रहा है तो रेट लॉ हो गया is proportional to concentration of H2 एंड स्क्वायर रूट मतलब पावर हाफ, Br2 के स्क्वायर रूट। Furthermore, rate was inhibited by increasing the concentration of HBr as the reaction proceeded। तो HBr की concentration बढ़ने से रेट कम हो रहा है, तो HBr के रेस्पेक्ट में नेगेटिव है। These observations are not consistent with the mechanism involving bimolecular collision of a single molecule of each kind. The currently accepted mechanism is considerably more complicated, involving the dissociation of bromine molecule into atom, followed by reaction between atoms and molecule. It is clear from this that the mechanism cannot be predicted from the overall stoichiometry. Okay, इसके आधार पे कह रहा है ओवरऑल बताना है। Predict the expression for the rate of reaction and order for the, वो तो दे रखा है, ओवरऑल ऑर्डर तो 1.5 हो जाएगा क्योंकि कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 एंड इसके स्क्वायर रूट। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा ठीक है तो रेट लॉ हो गया, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर हो गया 1.5 बिल्कुल। व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द अबव, टोटल ऑर्डर है 1.5, चल हो गया तो रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। बहुत बढ़िया। रेट कांस्टेंट की ये कंसंट्रेशन की पावर मतलब मोल पर लीटर की पावर मेरे बेटा 3/2। हाँ सर हाँ, अरे 1 + 1/2 तो 3/2 ना। हाँ इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, हाँ मोल पर लीटर की पावर 1, मोल पर लीटर की पावर हाफ। यस सर भाई देखना तो ले 1 मोल पर लीटर से मोल पर लीटर गया तो इधर ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट है ना, ये मोल की पावर हाफ है, उधर जाके मोल की पावर -½ ये लीटर की पावर -1 है, उधर जाके लीटर की पावर +½ पर यूनिट टाइम। अरे वाह सर जी वाह, आत्मा तृप्त सी कर दी सर आपने तो, मजा आ गया सर, ग्रेट। देख डरावना लगता है, होता नहीं कुछ भी डरावना। ओके अब ये इसी में अगला पूछ रहा है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज ट्रिपल्ड। अच्छा रेट लॉ क्या है, ओके रेट लॉ क्या है,
H2 का पावर 1, Br2 का पावर हाफ। कह रहा है हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज ट्रिपल्ड। अगर इसको मैं ट्रिपल कर दूंगा तो मेरे बेटा √3 टाइम बढ़ जाएगा, 1.732 टाइम बढ़ जाएगा। कैसे? नया रेट मान ले, रेट डैश। ओके, H2 तो चेंज नहीं कर रहा, कह रहा है Br2 को ट्रिपल कर दिया, तो पहले Br2 था तो अब 3Br2 हो गया। ओहो, तो पहले के मुकाबले नया रेट क्या हुआ उसके लिए डिवाइड कर दे। रेट कांस्टेंट तो चेंज होता नहीं एक्सेप्ट टेम्परेचर, ये भी चेंज नहीं किया। Br2 की पावर हाफ, Br2 की पावर हाफ चली गई, तो नीचे में √3, तो इसको इधर ले जा, इसको इधर ले जा, तो जो नया रेट होगा वो √3 टाइम्स हो जाएगा पुराने रेट का। अले वाह सल जी वाह, वाह। कह रहा है व्हाट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 विल ट्रिपल द रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे बेटा पावर 1 है तो इसको है ना 3 गुना कर दे। अगर आप 3 गुना कर दोगे तो 3 की पावर 1, तो रेट भी 3 गुना हो जाएगा। H2 के लिए पूछ रहा है। अरे वाह सर, बहुत आसान, फोड़ा फाड़ी मचा सकते हैं सर, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे बेटा जी को। बहुत बढ़िया। अब चलो इधर आ जाओ। अब इसमें एक और देखना बेटा, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, देख लो देख लो। हाँ, एन एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट in laboratory to study depression in freezing point. 1 molar aqueous solution of aluminum nitrate and 1 molar aqueous solution of glucose were taken. From the given figure, identify solution 1 and solution 2. Okay, ये प्योर सॉल्वेंट है ऊपर वाला, हाँ सर दिया हुआ है। सॉल्यूशन 1, अब सुन, एल्यूमिनियम नाइट्रेट तो इलेक्ट्रोलाइट है रे पगलू। हाँ सर, ये टूटेगा तो एक एल्यूमिनियम आयन देगा, 3 नाइट्रेट देगा, मतलब इसका आयोटा तो 4 हो गया। एक पार्टिकल 4 पार्टिकल दे रहा है तो इसका आयोटा 4 हो गया। ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ग्लूकोज का आयोटा तो 1 रहेगा। हाँ सर, ग्लूकोज का तो 1 ही रहेगा। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है दोनों 1 मोलर थे। ओके, तो किसके फ्रीजिंग पॉइंट में ज्यादा डिप्रेशन दिख रहा है, जल्दी बता। मोलैरिटी सेम मान लेते हैं, लगभग लगभग। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आयोटा KFM, दोनों की बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलैरिटी लगभग लगभग सेम। ओके सर, तो आयोटा किसका ज्यादा है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा डिप्रेस होगा। ले, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये है। अगर आप देखें ध्यान से तो सॉल्यूशन 2 का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा कम हो गया। हाँ सर हाँ, प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन 1 का उतना नहीं हुआ, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्वियस है एल्यूमिनियम नाइट्रेट में ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो यस, तो सॉल्यूशन 2 इज एल्यूमिनियम नाइट्रेट और सॉल्यूशन 1 इज ग्लूकोज, क्योंकि इसमें डिप्रेशन कम है प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले। यस सर यस, और एल्यूमिनियम नाइट्रेट में ज्यादा होएगा क्योंकि आयोटा ज्यादा है। यस सर जी, बस हो गया एक्सप्लेनेशन। रीजन ये देंगे क्योंकि इसका आयोटा ज्यादा है तो इसमें डिप्रेशन ज्यादा होगा, और साफ साफ दिख रहा है प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन 2 का ज्यादा घट गया है। हाँ सर हाँ, बहुत बढ़िया सर, हो गया सर, हो गया। 2 नंबर का 3 नंबर का फोड़ा फाड़ी मचा सकता है मेरा बेटा। अब अगला देख लें। हाँ सर जी दिखा दो, अगला क्या है। अगला कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर was found to be 2.46 atm at 300 Kelvin। ठीक है, if the solution was diluted 5 times, concentration 1/5 कर दी। Okay, calculate the osmotic pressure at the same temperature. How can the osmotic pressure of the given cane sugar solution be decreased without changing its volume? Give a reason for your answer. सुन, हो गया। 2 पार्ट है इसके। ऑस्मोटिक प्रेशर है पहले, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है मेरे बेटा CRT। ओके सर, ओके सर, पहले ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.46 atm। ओके सर, कंसेंट्रेशन मान ले C, R तो गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर। अब ये कह रहा है इफ द सॉल्यूशन वाज डाइल्यूटेड, बेटा डाइल्यूटेड मतलब पानी डाला है सिर्फ, कंसेंट्रेशन होती है मोल बाय वॉल्यूम, 5 गुना कर दिया तो ले कंसेंट्रेशन 1/5 हो गई। हाँ, तो कह रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, मान ले P हो गया, कंसेंट्रेशन बट 1/5 हो गई, ले डिवाइड कर दे RT। ओहो, 5 पलटी मार के ऊपर आ गया, 2.465 बाय 5 ऊपर आ गया पलटी मार के। हाँ सर जी, तो ले कंसंट्रेशन कम तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया मेरे बेटा।
ले इतने एटीएम आ जाएगा मेरे बेटा। अरे वाह सर जी वाह, माटुच्चा हो गया। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट, निकाल लिया सेम टाइम। हाउ कैन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गिवन केन शुगर सॉल्यूशन बी डिक्रीज विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम? ऑस्मोटिक प्रेशर घटाने के दो ही तरीके हैं, या तो तुम कंसंट्रेशन चेंज करो, ओके सर जी, है ना, या फिर टेम्परेचर कम कर दे मेरे बेटा। दो चीज पे कह रहा है हाउ कैन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ गिवन केन बी डिक्रीज विदाउट चेंजिंग इट्स वॉल्यूम। अच्छा, हमने वॉल्यूम चेंज नहीं किया तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो टेम्परेचर कम कर देना। वी कैन डिक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एज वेल। ओके सर जी, हो गया हर चीज का, दोनों का आंसर आ गया। 2 नंबर में पूछ सकता है, बस 2 में नहीं 3 में पूछेगा इसको, 2 नंबर का न्यूमेरिकल। सर जी सही बात है सर, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ चलो, अब ये कह रहा है व्हाइल गिविंग इंट्रावेनस इंजेक्शन, वेन में जब इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को डॉक्टर, तो टेक अटमोस्ट केयर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन यूज्ड। ओके, कौन सा डाल रहे हैं? व्हाई इज इट नेसेसरी टू चेक? मेरे बेटा वही रीजन है, एक्सोऑस्मोसिस। मतलब सर अगर मैं बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आपकी नसों में डाल दूंगा तो आपके जो सेल्स हैं उनमें उतना कंसंट्रेटेड नहीं होगा अगर सॉल्यूशन, तो सेल का पानी बाहर आ जाएगा, तो आपके सेल मरने लग जाएंगे, तो पेशेंट टपक सकता है, मर सकता है बेटा पेशेंट। इसलिए बहुत कंसंट्रेटेड कभी भी वो इंट्रावीनियसली नहीं डालते, क्योंकि अगर आपके जो सेल है, क्योंकि आपकी जो एनिमल सेल मेम्ब्रेन है वो तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अगर बहुत कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मैंने डाल दिया तो अब आपकी जो सेल के अंदर जो मटेरियल है वो उतना कंसंट्रेटेड नहीं है, बाहर जो सॉल्यूशन डाला है वो हाईली कंसंट्रेटेड है, तो आपके सेल के अंदर का सारा पानी बाहर आ जाएगा, तो सेल विल डाई, नेक्रोसिस हो जाएगा, मर जाएगा इंसान। तो इसीलिए बस हो गया रीजन। ओ सर जी कितना मस्त। हाँ चलो जी, अब बहुत बहुत ध्यान से देख लेना। हाँ अब ये कह रहा है a solution was phenol was obtained by dissolving इतने किलोग्राम phenol in 1 किलोग्राम benzene. Experimentally it was found to be 73% associate हो रहा है। ओ हो, ये एसोसिएट हो रहा है। ओके, फिनॉल एसोसिएट हो रहा है। ओके, डायमर बनाता है वो, आप याद रखना, ठीक है ना, डायमर 2 मिलके एक बनाते हैं। कह रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, बड़ा आसान है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आयोटा KFM, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा पहले तो निकाल ले आप मोलैलिटी कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ जितना तूने शुरू में लिया उसके हिसाब से निकाल, तो 2 × 10⁻²2 किलोग्राम। ओहो, तो 0.02 किलोग्राम है ये, 0.02 किलोग्राम हो गया 20 ग्राम। तो बेटा मोल, नंबर ऑफ मोल, बी गिवन वेट, भाई ये 0.02 किलोग्राम मतलब 20 ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट। अब बहुत बढ़िया, हाँ सर 76, 6 78, 78 और 16, 8 6 14, 94। बहुत बढ़िया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फिनॉल बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, बहुत बढ़िया 20/94। बस आयोटा निकालना है बेटा, एसोसिएशन हो रही है। एसोसिएशन के लिए आयोटा निकालने का तरीका 1 - आयोटा बाय 1 - 1/n। बहुत बढ़िया। अल्फा 0.73 है, ये परसेंटेज में दे रखा है। अल्फा 0 से 1 के बीच में ही होता है कि 1 मोल में से कितने मोल एसोसिएट, तो अल्फा 0.73 लिखो। n 2 हो जाएगा क्योंकि डायमर है, तो ले आयोटा आ गया। बस आयोटा लगा, KF लगा, मोलैलिटी यहां से आ गई, सॉल्व हो गया मेरे बेटा। इसको याद रखियो, एसोसिएशन के लिए ये लगाना होता है। अगर डिसोसिएशन का क्वेश्चन आ जाए, हाँ तो उसमें आयोटा -1/n-, वहां पे n होता है एक पार्टिकल टूट के कितने दे रहा है। डिसोसिएशन के लिए ऐसे निकाल लेना है वीक में, एसोसिएशन के लिए ऐसे निकाल लेना है। कितना आसान है सर, बहुत आसान है सर, छोड़ देंगे सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मेरे बेटा जी को इसी के साथ मेरे ख्याल से आपको फिजिकल केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री मेरे बेटा जी को अच्छे से आ गई है। अब आओ कुछ इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर जी करा दो इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन डिस्कस, बहुत बढ़िया। तो चलो आओ
देख लेते हैं बेटा इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस। ओके सर जी, करा दो सर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन। यस, ऐसे क्वेश्चन बेटा देखो इनऑर्गेनिक में आ सकते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो मेरे बच्चे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आपको पता है बेटा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी अराइजेज ड्यू टू, किसकी वजह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यस सर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे पैरामैग्नेटिज्म उतना ज्यादा होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो ना। हाँ, आपको पता है ये ऐसे होते हैं, सेक्टिवी को मत पै को। हाँ सर, है ना। इसकी रहती है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस 4s2 3d1, इसकी 4s2 3d2, इसकी 4s2 नॉर्मली 3d3, इसकी 4s1 3d5, यस इसकी 4s2 3d5, बहुत बढ़िया, इसकी 4s2 3d6, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है Ti3+, अगर Ti3+ में से निकालेंगे, स्कैंडियम तो है ही नहीं, Ti3+, तो पहले इससे निकलेंगे दोनों, 0 हो गया, इधर फिर एक बच जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया 0, यहां एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद क्या है, फिर क्रोमियम, Cr3+, चल जरा Cr3+ निकालियो, Cr, तो पहले इससे जाएगा एक, ओके ओके ओके, है ना, 3 निकालने हैं Cr3+ में। हाँ सर, एक इससे गया, 2 इससे, तो 3d3 बच गया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। फिर किसका पूछ रहा है? मैंगनीज, Mn2+ में यहीं से गए, हाँ सर, तो 5 अनपेयर्ड हो गए डी के। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। आयरन +2, तो इधर से गए, 3d6 है इसमें, तो इसमें 4 अनपेयर्ड है मेरे बेटा। यस, सबसे ज्यादा मैंगनीज होगा, देन आयरन, है ना, Fe2+, देन को Cr3+, इसका सबसे कम होगा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। मैंगनीज का सबसे ज्यादा होएगा, आयरन, है ना, फिर उसके बाद आयरन, मैंगनीज के बाद आयरन, देन क्रोमियम, सबसे कम टाइटेनियम। डी मस्ट बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। अगला क्वेश्चन करते हैं, दिल थाम के देखना। तो बेटा जी इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे अब बताएंगे, कम ऑन। ये क्या कह रहा है कि मैंगनीज, चलो इस वाले क्वेश्चन को बताएं। आपका कह रहा है कि मैंगनीज ये है ना, हेक्सासाइनो, ठीक है, मैंगनेट, ठीक है, हेक्सासाइनाइडो बोल लो यार, है ना, हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, while hexachlorido magnet has a paramagnetic movement of 4 unpaired electrons. Okay, तो ये सही है या गलत है मेरे बेटा? आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, ये पेयरिंग करा देता है। क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं कराएगा। हाँ, ये इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाता है, पेयरिंग करा दी, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहता है। हाँ सर, ठीक है सर, सही बात है, इसमें पेयरिंग कम, चेक कर लेंगे कितने हैं। अब ये कह रहा है ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द अदर हैंड इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग sp3d2। बिल्कुल सही लग रहा है मेरे बेटा, भाई ये पेयरिंग करा देगा। हाँ भाई, मैंगनीज की देख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, ठीक है ना। हाँ, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है वैसे, 4s2, है ना, 3d5, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 3 हटाए तो 2 यहां से चले गए, यस सर, बहुत बढ़िया, और एक यहां से 3d4, बहुत बढ़िया सर। अब साइनाइड क्या कर देगा? हाँ, साइनाइड क्या कर देगा? ये कर देगा मेरे बेटा, आपकी पेयरिंग कर देगा। बहुत बढ़िया सर जी, ये पेयरिंग कर देगा सर। तो यस, तो D2sp3 D4 है, हाँ, तो ये पेयरिंग कर देगा मेरे बेटा ऐसे, यस, हाँ यस, तो यस सर जी, यस यस। अब मेरे बेटा, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, आसान है यार, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसमें करने के लिए, ठीक है ना, तो आसानी से अपन लोग कर सकते हैं। हाँ, तो चलो जल्दी से बता दो व्हाट मस्ट बी द राइट आंसर, सोच लो, सब तो मैंने बता ही दिया है।
हो गया मेरे बेटा जी। तो मेरे बेटा ये दोनों बिल्कुल से बिल्कुल ही सही हैं, ये असर्शन भी सही है और ये इसका रीजन भी है मेरे बेटा, क्योंकि ये ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड यहां पेयरिंग हो जाएगी। देख कैसे होगी, चल मैं करके बता देता हूं पहले, ठीक है ना भाई। पहले तो 3D होगा, 3D में 5 इलेक्ट्रॉन है मैंगनीज में, बट यहां थर्ड 3 ऑक्सीडेट आपकी +3 है, तो 2 ऐसे चले गए, एक यहां से चला गया तो ऐसे बच गया। हाँ सर, अब इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो 2 D खाली करने हैं, तो एक मेरे बेटा पेयरिंग हो जाएगी। हाँ सर जी, एब्सोल्युटली राइट, तो एक की यहां पेयरिंग हो गई। यस सर यस, तो 2 आपके अनपेयर्ड बच गए। यस सर, तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। बिल्कुल सर, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यहां पे होगा, और उसमें आपके कितने कह रहा है, उसमें 4 रह जाएंगे। सही बात है, उसमें तो पेयरिंग ही नहीं होगी, 4 रह जाएंगे। बिल्कुल, तो एक इनर ऑर्बिटल है साइनाइड वाला, क्लोराइड वाला आउटर ऑर्बिटल, तो बिल्कुल सही है असर्शन रीजन, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है इसी कारण से। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलो अब अगला मेरे बच्चे बताने हैं, मैंने नहीं बताना, ठीक है। हाँ चलो अब ये वाला क्वेश्चन बताएंगे मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे। कम ऑन कम ऑन, अरे आसानी से बता सकते हो, करो करो करो, आसान है बेटा जी। ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन खूब आ सकते हैं, ठीक है ना। अब इनका रीजन देना, देखो डी एंड एफ में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सुनो आप इसको कैसे करेंगे। लोवेस्ट ऑक्साइड ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज बेसिक एंड द हाईएस्ट इज एसिडिक। भैया देखो, अगर कोई लोवेस्ट ऑक्साइड है, समझने की कोशिश करना, अगर मान लो लोवेस्ट ऑक्सीडाइज है तो कम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, कोई हायर ऑक्साइड है तो वो हायर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, तो इसमें लोअर में ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहती है। यस सर सही कह रहे हो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहती है, तो इसमें मेरे बेटा इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं, ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। ये तो मैं यहां एग्जांपल ले लिया, कोई भी अगर मेटल हम देख लें, चल ना मान ले ऐसे ले ले, चल आयरन का नहीं लेते हम केस, ठीक है ना। तो देख ए का आंसर कैसे करना है, ए का आंसर समझ लियो मेरे बेटा। मान ले एक है MO और एक है मान ले, है ना, M2O5। यहां ऑक्सीडेशन लोअर ऑक्साइड में +2, यहां पे मेरे बेटा +5, तो इसमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आर लेफ्ट, वैलेंस शेल कंटेन्स मोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, वैलेंस शेल हैज इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। जबकि हायर ऑक्साइड में क्या होता है, वैलेंस शेल हैज लेसर इलेक्ट्रॉन, हैज नो इलेक्ट्रॉन और लेसर इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, तो ले, तो ये क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं अवेलेबल, तो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड कैन बिहेव एज बेसिक बेस। और जबकि ये इनमें बेटा इलेक्ट्रॉन नहीं होते वैलेंस शेल में, तो ये उल्टा ले सकते हैं एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ओके ओके, तो ये लुईस एसिड के रूप में काम करते हैं। बिल्कुल सर, रीजन हो गया सर, भाई लोवेस्ट ऑक्साइड जो होंगी उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट कम रहती है, तो इलेक्ट्रॉन कम बाहर निकले हुए हैं, तो मतलब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है बचे हुए, तो ये आसानी से डोनेट, तो ये बेस के रूप में काम करते। ओके, अब अगला है, अगले क्या बता, क्रोमियम इज अ हार्ड मेटल वाइल मर्करी इज अ लिक्विड मेटल। बता सकते हैं आराम से। हाँ सर जी, बहुत ही आसान है। क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 मेरे बेटा, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जिसकी वजह से जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग देखा गया है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं डी ब्लॉक में, वो उतना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग करते हैं, इसलिए क्रोमियम हार्ड है। मरकरी मेरे बेटा अगर आप देखें, इसमें पूरा डी भरा होता है, इसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, so very weak metallic bonding, very weak metallic bonding। ओके, जिसकी वजह से ये लिक्विड के रूप में एग्जिस्ट करता है। वाह सर जी वाह, ये तो बहुत जबरदस्त आंसर मिल गया। हाँ, अब अगला देखें, ये तो हो गया फिर बी का आंसर। बिल्कुल, इतना लिख देगा नंबर पक्के। इनऑर्गेनिक ना फ्री फंड के नंबर होते हैं। ओके सर, फिर सी का देख लेते हैं। सी क्या कह रहा है, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज डज नॉट वेरी मच विद इंक्रीजिंग एटॉमिक। भाई नॉर्मली क्या लग रहा है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो साइज घटना चाहिए और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। बट जब हम 3D सीरीज में ऐसे आगे जाते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, बट बेटा क्या हो रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट में,
आपका जो N-1 सब शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं सब्सिक्वेंटली, तो इसकी स्क्रीनिंग जो होती है, शील्डिंग इफेक्ट, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से, देखिए इंटरवीनिंग शेल है, हाँ सर हाँ, पहले वाला शेल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। तो जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट जाने में, उसके इफेक्ट को कैंसल आउट कर देता है N-1D सब शेल का बढ़ता हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे छोटे। अच्छा, तो ये कारण है, हाँ, क्योंकि पेनल्टी मेट शेल में आ रहे हैं ना आपके N-1 में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं सब्सिक्वेंटली, तो उससे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, तो वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल करता जाता है। बहुत बढ़िया सर जी। अरे सर, इनऑर्गेनिक तो बहुत ही आसान होता है यार, प्योर थ्योरी है, अगर किसी बच्चे ने देख लिया तो उसका हो जाता है काम बढ़िया, नहीं देखा तो फिर चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, मैं एक प्यारा सा क्वेश्चन दे देता हूं। इसमें मेन ना थोड़ा सा बस याद करने वाली बात होती है, ठीक है। अब जल्दी से बताएंगे मेरे बेटा। फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्स, ठीक है सर, ठीक है, कलर येलो है, फॉर्मूला ये है, ओके। सॉल्यूशन कंडक्टिविटी कॉरेस्पॉन्ड्स टू वाई, ओके, सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी ऑब्वियस है, इसमें बेटा 4 आयन बनेंगे, एक ये 3 ये, हाँ, इसमें 3 आयन बनेंगे, हाँ सर, एक ये 2 ये, ओके। अब ये कह रहा है, ये कह रहा है, और ग्रीन कलर का है, कोई फॉर्मूला एक्स करके है, ओके। अब ये कह रहा है, ओके, एक्स अगर ये है, अगर कह रहा है एक्स अगर ये है, अच्छा एक्स को हमें वाई से वो करना है रिलेट, ओके सर जी। अगर ये कह रहा है कि एक्स अगर ये है, तो वाई कहलाएगा सॉल्यूशन कंडक्टिविटी, ओके ओके ओके, तो क्या कहलाएगा 1:3 कहलाएगा, ओके ओके ओके, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे मेरे बेटा। एक्स वाई 1:, एक्स अगर ये है तो वाई 1:3 कहलाएगा, ओके, तो मैच करना है आपको, ओके 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 ओके। कह रहा है एक्स अगर ये है, अगर एक्स ये है तो वाई 1:1 कहलाएगा, और एक्स अगर ये है तो क्या कहलाएगा। सोचो, बहुत ही आसान है, बहुत ही टुच्चा क्वेश्चन है मेरे बेटा, कर सकते हैं, पढ़ा हुआ है आपने, डूडी सर ने कराया है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बहुत ही आसान है। देखो होता क्या है ना, कोई कितने उसमें टूट रहा है, कितने कैटायन दे रहा है कोई कंपाउंड टूट के, और कितने एनायन। अगर मान लो कोई कंपाउंड एक कैटायन देता है, एक एनायन देता है, तो हम बोलते हैं 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है। कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक कैटायन 2 एनायन दे रहा है तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट है, ओके सर। तो देखो, अब इसमें देखो, एक कैटायन बनेगा कॉम्प्लेक्स और 3, तो ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि एक कैटायन 3 एनायन दे रहा है। अब ये वाला X जो है, ये 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, तो देखो 1:1 कौन सा हो सकता है, ओहो, ये देखो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें, हाँ, एक कॉम्प्लेक्स कैटायन और एक एनायन, तो ये 1:1 होना चाहिए, यस सर। ये देख 1:2 है, क्यों, एक कैटायन 2 एनायन, ओहो, एक कैटायन 3 एनायन, बहुत बढ़िया। तो X शुड बी दिस, क्योंकि एक कैटायन दे रहा है, एक एनायन दे रहा है, तो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। इसमें देख एक कैटायन 3 एनायन, तो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, तो B मस्ट बी द राइट आंसर। वाह सर जी, समझ में आ गया ये 1:2 वाला इलेक्ट्रोलाइट का फंडा, बहुत ही आसान है सर, कुछ है ही नहीं सर करने के लिए। अरे वाह मेरे शेरों, चलो एक और करते हैं, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों को इनऑर्गेनिक में भी फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कम ऑन मेरे बेटा जी, कर दें इसको, ओके ओके ओके। चलो इस क्वेश्चन को बता दो बेटा, नेमिंग आपका आ सकता है, इसको ईमानदारी से सोच के बताओ, आपने बताना है, मैंने नहीं बताना। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, जल्दी से आंसर दे दो मेरे शेरों। तो मेरे बच्चों का देखो आ गया होगा बेटा, नेमिंग देख 100% आ सकता है, तो इसको तो ध्यान से देख लें। सबसे पहले हम पॉजिटिव पार्ट को नेम करते हैं, तो आपको पता है K+, ये तो पूरा कॉम्प्लेक्स है, और ये हाइड्रेट है, अगर एनायन के बाद पानी आए तो उसको हाइड्रेट लिख देते हैं, ठीक है सर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बिल्कुल सर। अब पहले हम लिखते हैं उसको पोटेशियम, पॉजिटिव पार्ट को, पोटेशियम मतलब पॉजिटिव पार्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर नेगेटिव पार्ट को, नेगेटिव में भी पहले, फिर कॉम्प्लेक्स में पहले लीगेंड को पहले अल्फाबेटिकली, ये एक्वा है तो डाई एक्वा,
अरे हाँ सर जी। फिर डाईऑक्सिलेटो, डाईऑक्सिलेट आयन ऑक्सिलेटो नेगेटिव, ये न्यूट्रल था तो एच लिखा, डाईऑक्सिलेटो, बहुत बढ़िया सर। फिर उसके बाद क्रोमेट, क्योंकि नेगेटिव का पार्ट है तो ए आ जाता है मेटल के पीछे। हाँ सर, क्रोमेट, बहुत बढ़िया। और इसकी अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, और एंड में अगर अगर एनायन के बाद पानी लिखा हुआ है बाहर कॉम्प्लेक्स तो हाइड्रेट लिख देते हैं केवल। ओके सर, पहले पॉजिटिव पार्ट फिर नेगेटिव पार्ट। हाँ, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, एक ऑक्सीलेट पे -2 तो 2 पे -4। ओहो हो, तो बाहर एक +1 है तो यहां -1 रहा होगा, तो प्लस -4 था तो मतलब -1 रहा, तो इस पे +3 रहा होगा। ले मेरे बेटा, पोटेशियम डाइएक्वा डाइऑक्सिलेटो, अल्फाबेटिकली ए पहले, ये न्यूट्रल था तो एच लिखा है, नेगेटिव लिगेंड के पीछे ओ लगा देते हैं। अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में होता है मेटल तो एच लिखते हैं, बट ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में है तो 8 लगेगा। बहुत बढ़िया सर। बी, ये हो गया ए। बी देख ले, नेम द मेटल प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में तो बेटा आपको पता है आयरन रहता है। ले 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया, नहीं 3 नहीं, आधे आधे का होगा। हाँ, फिर इसी में अगला पूछ रहा है, इसमें तो भाई हीमोग्लोबिन है, में आयरन होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अरे हाँ सर जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो मेरे बेटा, मैंने आपको इनके थ्रू, देखो आपको क्या है ना, आप देखोगे ऑलमोस्ट आपके 70-80% क्वेश्चन इसी में से फंस जाने हैं जो हमने डिस्कस किया है। डाटा चेंज हो सकता है बट कंसेप्ट आप देखोगे मोर और लेस सेम रहेंगे। Alright, so hello everyone, क्या हालचाल भी आप सब लोग के। this is निखिल सर। आज हम लोग किया 12 बोर्ड हैकर्स के आपका आखिरी केमिस्ट्री का लेक्चर, एंड यस दिस इज आई थिंक मेरी तरफ से लेक्चर नंबर 7 है ये, और सबसे ज्यादा लेक्चर्स हमने दिए, ठीक है, लेकिन पैसे ये लोग हमें कम दे रहे हैं इसके कंपैरिजन में, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। चलिए तो वापस आते हैं, बात करते हैं दैट इज अबाउट योर ऑर्गेनिक की जर्नी। यार आपकी जो ऑलमोस्ट 5 थ्योरेटिकल लेक्चर्स हुए थे उसमें मैक्सिमम लेवल पे हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, ठीक है, उसमें पूरी की पूरी थ्योरी कवर की गई थी, उसमें आपका A to Z हर एक कॉन्सेप्ट जो कि बोर्ड में इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस किया गया था, है ना। उसके बाद आपका एक सेशन हुआ है, अब मुझे नहीं पता ये लोग किस तरीके से उसको भेजेंगे, मैंने लेक्चर 6 पहले भेजा था, फिर लेक्चर 7 भेजा था। अगर लेक्चर 6 आपके पास आता है तो आई थिंक उसके बाद एक सेशन हुआ था जिसमें कि आपका पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे थे, वो मैंने आपको स्लाइड्स में भी दिए थे, क्लास के अंदर भी दिए थे। उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके टॉपिक वाइज 5 के 5 थे वो हमने डिस्कस किए थे उस एक सेशन में। उसके बाद एक लास्ट जो हम लोग अलग से दे रहे हैं दैट इज योर सैंपल पेपर्स। सैंपल पेपर्स के अंदर बेसिकली ये CBSE सैंपल पेपर है, ठीक है, इसके अंदर से वो क्वेश्चंस जो कि हमारे लिए मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे क्लोजेस्ट एस्टिमेट पेपर का यही होता है। मैं एक बात बोलूंगा, सैंपल पेपर को अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करेंगे एज कंपेयर टू द रियल पेपर्स, थोड़ा सा सैंपल पेपर का लेवल आपका जनरली ज्यादा होता है, तो हमारे अंदर एक डर सा बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं सैंपल पेपर इतना टफ है तो ऐसा क्या हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, ऐसा मत सोचा करो। अगर आपको बेस्ट एस्टिमेट लेना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो, अगर वो आपसे अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं तो मतलब आपने तैयारी बहुत बढ़िया करी है, और अगर आपसे वो नहीं हो रहे तो मतलब तैयारी कुछ ज्यादा ही बढ़िया करी है। तो ध्यान रखिए इस बात का कि वैसी ना हो। तो करते हैं सिलसिला स्टार्ट। ये आपका ऑलरेडी दीपक सर आई थिंक 2 पार्ट्स ले चुके हैं इसके अंदर। अब हमारा जो ऑर्गेनिक की जर्नी है वो मेरे साथ आपकी कंप्लीट होगी। यार पहले तो चलो मैं लास्ट में बोलूंगा ये वाली बातें, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर, जल्दी करो पनवेल निकलना है। आओ जरा। तो अमोनोलाइसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ एमीन सो फाउंड विद 1 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड गिव एमीन। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी गई हैं। एमीन चैप्टर के अंदर हमने एक अमोनोलाइसिस रिएक्शन किया था, ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं कि यार हमारे पास क्या है, हमारे पास है इथाइल क्लोराइड, तो लेट्स से दिस इज इथाइल क्लोराइड, ठीक है, इसकी करी अमोनोलाइसिस मतलब अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन करा, तो ये मैंने अमोनिया के साथ इसका रिएक्शन कर दिया, फॉलोड बाय रिएक्शन। तो इसका प्रोडक्ट आई थिंक हम लोग जानते हैं, यहां से मैंने तरीका बताया था, आप ऐसा किया करो, यहाँ पे N, ये जो हाइड्रोजन है क्योंकि HCl निकालना होता है तो H, और यहाँ पे NH2, आप ये ऐसे कर लोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये आपका कंपाउंड बाहर आ जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, प्रोडक्ट आपको ऐसे, यहाँ पे ये तो निकल गया, दिस इज NH2, तो ये हमारे को प्रोडक्ट मिल गया पहले, ठीक है।
इथाइल अमीन मिल गया। अब कहता है जी फॉलोड बाय रिएक्शन ऑफ अमीन, तो ये अमीन जो है सो फॉर्म्ड विद 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड, तो इसका रिएक्शन 1 मोल मिथाइल क्लोराइड के साथ करना। तो जो चीज आपने बनाई है इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, 1 मोल आपने लेना मिथाइल क्लोराइड। इन्होंने 1 मोल मेंशन क्यों करा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आपने 1 मोल ना लिया होता तो ये रिएक्शन रुकता नहीं है, ये भागता रहता है, ये आगे होता जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में कैसे करना है, वही चीज बताई थी आप लोगों को। आप क्या करो, आप यहां से ना इसको ऐसे लिख लो, दिस इज H कर लो और यहां पे आप लोग Cl और मिथाइल कर लो, ठीक है। तो ये आपका यहां से फिर से निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट जो आएगा दैट इज NH और ये आ जाएगा CH3। तो ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट आ गया गिव्स अ अमीन, तो ये अमीन आ गया। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द 2 डिग्री अमीन। हमें कैसे सपना आ रहा है कि ये 2 डिग्री अमीन है, क्योंकि ये जो कंपाउंड है आपके पास इसका नाइट्रोजन जो है इधर से और इधर से दो तरफ से कनेक्टेड है, तो दिस इज अ 2 डिग्री अमीन। अब बात करते हैं 2 डिग्री अमीन पे जो मैंने डिस्कशन करा, दैट इज अब अच्छा इसके अलावा कुछ कंडीशंस दे रखी है। इट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, करता है 2 डिग्री अमीन, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट सॉल्युबल इन अल्कली। ना जी ना, सॉल्युबल इन अल्कली वाला जो प्रोडक्ट होता है वो आपका 1 डिग्री अमीन होता है। तो यार ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग। अच्छा अगला कहता है ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड होता है प्रोड्यूसेस अ नाइट्रोजन गैस, तो यार ये भी आपका 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन दे दिया उसने, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। देन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, विल बी करेक्ट बिकॉज ये रिएक्शन आपका 2 डिग्री अमीन का होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको लिखने का तरीका आपके सामने है, इट रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू फॉर्म प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, सीधा सीधा इसी लाइन को टेप डाला, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। और डिटेल में लिखना चाहते हो तो दिस ये इसका रिएक्शन करके बोलना ये 1 डिग्री का होता है, ये 1 डिग्री का होता है, ये आपका 2 डिग्री का होता है, इस तरह से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। डज नॉट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट, ये बताया था, ये आपका 3 डिग्री अमीन का रिएक्शन होता है। तो आप पूरे का पूरा डिटेल में बना के भी लिख सकते हो, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, दिस वाज ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। यार इसका कॉन्सेप्ट देख लो जरा क्या होता है। आपके पास जनरली जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, पहले मैं बता देता हूं, डाइपोल मूवमेंट जो होता है ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो बॉन्ड आपका चार्ज के ऊपर, पार्शियल चार्ज इनटू द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, जो डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइपोल मूवमेंट इट इज इक्वल टू बॉन्ड पार्शियल चार्ज, जो भी आपका आता है दिस इज पार्शियल चार्ज टाइम्स बॉन्ड लेंथ, टाइम्स बॉन्ड लेंथ। ये हमारा पूरे का पूरा डिस्कशन होता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, ज्यादातर पार्शियल चार्ज किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। वेयर इज बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है डाउन द ग्रुप आपके साइज ऑफ ऑर्बिटल्स पे। तो जो बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, इतना हमें पता है। तो अगर मैं बात करता हूं अपने मिथाइल वाले चार्ज, मिथाइल वाले लिया ना लोगों ने, हाँ, तो यार देखो जब आप मिथाइल फ्लोराइड लेते हो, ठीक है, जब आप मिथाइल क्लोराइड लेते हो, जब आप मिथाइल ब्रोमाइड लेते हो और जब आप मिथाइल आयोडाइड लेते हो, ये 4 ले लिया आपने, ठीक है। तो होता ये है कि ऊपर से नीचे आपको एक स्ट्रक्चर समझ आ ही रहा होगा, ऑर्बिटल्स ये है 2p, दिस इज 3p, दिस इज 4p, दिस इज 5p। तो ऊपर से नीचे जो आपका ऑर्बिटल साइज है वो क्या हो रहा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, ये जो हमारा हो रहा है दिस इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। और अगर साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। ये बात हो गई एक तो क्लियर। अच्छा अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन, इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो वो आपकी ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रही है, तो उसके हिसाब से आपका जो पार्शियल चार्ज होगा ऊपर से नीचे वो क्या हो रहा है, वो हमारा सर ऊपर से नीचे आके डिक्रीज हो रहा है। तो अब हो गया पंगा, यस, यहां पे फाइनल पंगा क्या हो गया, पंगा ये हो गया कि यार आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो दोनों पे डिपेंड करता है, मल्टीपल पे डिपेंड करता है। एक फैक्टर कम हो रहा है ऊपर से नीचे, एक फैक्टर बढ़ रहा है। अब करें तो करें क्या, तो इस केस में मैक्सिमम केसेस के जो डाइपोल मोमेंट के सवाल होते हैं वो आपके हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब आपके पार्शियल चार्ज के हिसाब से आंसर करते हैं, सिवाय एक केस में जहां पे ये मिथाइल फ्लोराइड और क्लोराइड का केस हो जाता है, बिकॉज इन जगह पे ना बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। तो इसके अलावा हर जगह आप पार्शियल चार्ज से आंसर कर सकते हो। तो जो फाइनल ऑर्डर आता है इसका, द फाइनल ऑर्डर, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो फाइनल ऑर्डर जो आता है वो आपको क्या करना था, चार्ज के हिसाब से, पार्शियल चार्ज क्या ऊपर से नीचे कम हो रहा है तो ये भी ऊपर से नीचे कम होना चाहिए, बस क्लोराइड वाला ज्यादा होता है इससे। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड इज ग्रेटर देन मिथाइल फ्लोराइड,
यस, फिर आता है मिथाइल ब्रोमाइड और फिर आता है मिथाइल आयोडाइड। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्वेश्चन पूछा गया था विच हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये सारा कुछ एज इट इज आपका यहां पे लिखा हुआ है। यस, तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो कि आपका जनरली यहां से यहां तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो किससे, पार्शियल चार्ज से। यस, और पहले वाले में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहां से यहां पर एक्सप्लेन करोगे बॉन्ड लेंथ से। तो इस तरह से हम लोग इसका पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन। अब एक ग्राफ दे रखा था, ठीक है, ग्राफ में क्या दे रखा बता देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ ब्रोमो एल्केन्स, तो 4 दे दिए, 1 2 3 4। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसके हिसाब से मैच करो इनको कि 1 2 3 4 कौन से हैं, कौन से ले रखा है। 1 ब्रोमो इथेन, ठीक है, एक तो ब्रोमो इथेन है, सॉरी मिथेन है, एक ब्रोमो ब्यूटेन है। तो मैं बना देता हूं, दिस इज ब्रोमो मिथेन। अच्छा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये ब्रोमो है और ये 2 पे ब्रोमो मिथेन ब्यूटेन हो गया। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ये ब्यूटेन, इस पे 1 पे ब्रोमो हो गया। एंड 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन लिया, 2 पे ब्रोमो एंड 2 पे मिथाइल, ये ले लिया। ठीक है, कहता है इनका कंपैरिजन करना किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। यही है ना, बॉइलिंग पॉइंट के साथ 1 2 3 4 के साथ मैच करना। भाई सुनो, ऐसा है, मास पे पहले देखना है, तो भैया इसमें एक ही कार्बन है तो इसका तो सबसे कम होगा, तो 1 तो जो होगा वो पक्का ब्रोमोमिथेन होगा, क्योंकि इसको 1 सबसे कम है ना यहाँ पे, तो 1 तो पक्का ब्रोमोमिथेन होगा। तो 1 ब्रोमोमिथेन होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। 1 ब्रोमोमिथेन होना चाहिए, 1 ब्रोमोमिथेन होना चाहिए। ठीक है, अब 2 3 4 पे आते हैं। देखो, अब आपने देखा होता स्फेरिकल वाला। अब अगर मास सेम है, देखो इनका 1 2 3 का मास सेम है, जब मास सेम होता है तो रूल लगता है ब्रांचिंग वाला। तो भैया यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास एक ब्रांच आ रही है, यहां तुम्हारे पास 0 ब्रांच आ रही है, यहां तुम्हारे पास 1 और 2 ब्रांचेस आ रही है। जिसका ब्रांचिंग ज्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये सेकंड होगा, तो प्रोपेन वाला, तो 2 मिथाइल 2 ब्यूट, ये देखो सेकंड वाला ये नहीं हो सकता, तो ये गलत है। सेकंड वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा ये होना चाहिए, देखो जरा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यस ये सही है। फिर थर्ड वाला जो होना चाहिए ये भी नहीं हो रहा ना, तो फिर आंसर ये है, डी इज द करेक्ट आंसर। यस, तो इस तरह से आप आंसर कर दोगे। और एक्सप्लेनेशन क्या देना है, वही है कि पहले तो मास के प्रोपोर्शनल होता है, और जब मास सेम होगा तो ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है आपकी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर वेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। यस, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपके पास सेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। देन इज दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखो कहता ये एक एनहाइड्राइड सा है, इसको पानी के साथ ट्रीट किया तो क्या बनेगा। तो आपके पास क्या है, आपके पास यहां पे C6H5, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये मेरे को ही दिख रहा है। ठीक है, इसको पानी के साथ ट्रीट किया, तो पानी के साथ ट्रीट करने का तरीका होता है, आप कहीं से तोड़ दो, ऐसे यहां से मैंने तोड़ दिया, यहां H लगा दो, यहां OH लगा दो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहां से प्रोडक्ट आएगा C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड CH3, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये आ गया, सॉरी OH, ये आ गया हमारे पास। ये क्या है, बेंजीन, ये बेंजीन रिंग है, साथ में एसिड, तो दिस इज बेंजोइक एसिड। यस, तो इधर हमारे पास बेंजोइक एसिड आ गया, और इधर क्या है, 2 कार्बन का एसिड, इसको हम लोग कौन सा नाम दे रखे हैं, इथेनोइक एसिड लिखा ना यहाँ पे। ठीक है, मैं देख रहा था एसिडिक एसिड तो नहीं लिखा, इथेनोइक एसिड, तो ये आपके पास आंसर है। तो बेंजोइक एसिड एंड इथेनॉल गलत हो जाएगा, बेंजोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड सही हो जाएगा, एसिडिक एसिड पर दूसरा फिनॉल नहीं है, बेंजोइक एनहाइड्राइड एंड मिथेनॉल भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो वो एज इट इज आपको रिएक्शन यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, देन वी कम विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बीटा डी ग्लूकोज एज अ मोनोसैकेराइड यूनिट। अब देख लो यार, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन ज्यादातर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफी डायरेक्ट होंगे, जैसे ये, जो कि आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट के कहने का मतलब वही है कि याद रहना चाहिए कि आपके कौन का किसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ये मैंने लास्ट में टेबल बताया था आपको, उसके अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है ना, एक टेबल बनाया था जिसमें मैंने सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट बताए थे। तो उसमें आप देखोगे तो जो बीटा वाला रहता है, बीटा इज इन प्रेजेंट इन सेलुलोज, तो इसका आंसर सेलुलोज होगा। ठीक है, सुक्रोज में इसमें नहीं, स्टार्च, सुक्रोज तो आपका ग्लूकोज और आपका वो अल्फा डी ग्लूकोज रहता है ना, फ्रक्टोज होता है उसमें, स्टार्च में भी अल्फा रहता है, माल्टोज में भी सिमिलर,
तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि स्टार्च कंटेन्स अल्फा ग्लूकोज, सुक्रोज कंटेन्स अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज, ग्लूकोज माल्टोज कंटेन्स अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज इज ओनली पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाते हैं जब आपको वो टेबल पूरे का पूरा याद हो, इसमें याद करना पड़ेगा, देयर इज नो इफ एंड बट, ठीक है। स्ट्रक्चर्स बताए थे कैसे बनते हैं, पर लास्ट में याद तो रखने पड़ेंगे ना यार इसमें, है ना। तो इसलिए इसको रिवाइज कर लेना जब भी आपके पास, आई थिंक तुम्हारा 26 को लेक्चर आना चाहिए तुम्हारे पास, तो ये एक बार वापस से वो लेक्चर अगर आप चाहते हो दोबारा देख लेना, इसलिए वो शॉर्ट भी बनाया लेक्चर। 2x पे देखोगे सारा कुछ याद हो जाएगा, एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना उसमें पूरे के पूरे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, इस पे आते हैं, दिस इज अ स्टूडेंट, कहता है अ स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एनिलीन इन द लैब, ठीक है। शी टुक अ कंपाउंड x एंड reduced it in the presence of nickel as catalyst, what could be the compound x। तो कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने x कंपाउंड लिया, उसने एनिलीन बनाना है, तो उसको बनाना क्या है, एनिलीन। तो एनिलीन उसको बनाना है, तो ये भैया एनिलीन था, ठीक है, दिस इज एनिलीन, ये बनाना है उसको। उसने कंपाउंड एक्स लिया, ठीक है, एंड रिड्यूस इट इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटालिस्ट। तो निकल को कैटालिस्ट लिया, और रिड्यूस करना तो हाइड्रोजन तो होना चाहिए, तो हाइड्रोजन निकल का रिडक्शन हुआ, तो कहता कंपाउंड एक्स क्या, तो यार रिडक्शन में कोई ऑक्सीजन वाला कंपाउंड होगा और नाइट्रोजन चाहिए, तो आई थिंक नाइट्रोबेंजीन इज द परफेक्ट कंपाउंड। तो ये जो एक्स होगा ये आपका एक्चुअली नाइट्रोबेंजीन होगा, और ये रिएक्शन हमने करा हुआ है कि नाइट्रोबेंजीन में अगर आप हाइड्रोजन इन निकल देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, तो आपको मिल जाता है आपका, मतलब ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन की हटा के हाइड्रोजन लगाना होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन विल बी द बेटर ऑप्शन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हेक्सेन से बेंजीन कैसे बनाओगे, नाइट्राइल भी नहीं, यस नाइट्राइल में आपका हट जाएगा पूरे का पूरा, तो एनिलीन तो नहीं बनेगा, यहाँ पे तो आपका बेंजीन रिंग ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ऑक्साइम विद हाइड्रोक्सिलमीन। तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको एक ऑक्साइम बनाना है, और आपने क्या कर दिया, हाइड्रोक्सियमीन ले लिया। तो मैं जानता हूं ये रिएक्शन कौन करता है, ये रिएक्शन आपके कार्बोनिल कंपाउंड करते हैं, हो सकता है एल्डिहाइड हो सकता है कीटोन हो, मतलब यहाँ पे दोनों एल्डिहाइड कीटोन में से कुछ भी होना चाहिए, तो या तो एल्डिहाइड हो जाए या फिर आपके पास कीटोन हो जाए। और ये रिएक्शन हम लोग जानते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन में ये ऐसा जाता है ना, यहां से आप लोग ऐसे मैंने बताया था, इसको हटा दो जरा, एक काम करते हैं इसको H2 कर देता हूं, ठीक है, इसको ऐसे लिखने का तरीका बता देता हूं, ठीक है। ये बताया था कि यहां से क्या करो, H2, बाकी क्या है, H2 हटा दिया, तो यहां पे N के साथ OH ये आ गया हमारे पास, तो ये खत्म हो जाएगा, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, दिस इज N, इस पे आ गया OH, ये बन गया। तो कौन सा इसमें, तो देखो ये तो एसिड है, ये एनहाइड्राइड है, ये आपका कार्बन एसिड क्लोराइड है, तो यही आपके पास कंपाउंड था, दैट इज द कीटोन, और वही स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, तो दिस इज कीटोन, और कीटोन आपका ये रिएक्शन क्या कर देगा, दे देगा, ठीक है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, एल्डिहाइड कीटोन्स देते हैं रिएक्शन, अदर कंपाउंड डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो ये आपको एल्डिहाइड कंपाउंड देगा, बिकॉज इधर वाले जितने कंपाउंड्स हैं, याद है वो SNA रिएक्शन बताया था एक, तो बाकी सारे के सारे आपको SNA रिएक्शंस देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स हैं जो कि आपको कौन से रिएक्शन देते हैं, आपको हाइड्रोक्सिलमीन वाला रिएक्शन देंगे, नार रिएक्शंस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लिखना चाहते हो तो दीज आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो कि एल्डिहाइड कीटोन हमें देते हैं। अब बात करते हैं जी नेक्स्ट, दैट इज अबाउट द कंपाउंड्स, ठीक है। यहां पे अगर आप देखोगे तो कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस बाय राइटिंग द मेजर एंड प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें देखना है जरा यार, ये क्या है, KCN है, ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं, दिस इज K+CN-, मैं नीचे कर देता हूं, तो ये हमारे पास ऐसा ब्रोमीन है, पहले रिएक्शन लिख देता है करके, प्लस मेरे पास क्या है, KCN। तो जब ब्रोमीन के अंदर आप KCN देते हो तो होता क्या है, ये प्लस ये माइनस, ये इसके ऊपर अटैक करता है SN2, एंड द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। अब अगर जबरदस्ती मेजर प्रोडक्ट बनाना ही है ना, वैसे तो इस केस में आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपका मेजर है, जबरदस्ती बनाना चाहते हो तो माइनर प्रोडक्ट आप ऐसे बना सकते हो जिसमें NC बना देना, ठीक है, वो थोड़े से कम कंपाउंड बनता है, बट यस दैट इज द ऑप्शन, ठीक है, बनाना चाह रहे हैं तो। अगला बोलता है कि डबल बॉन्ड लेके इसमें रिएक्शन करवाओ, तो सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं, 1 2 3 4, ये है 4, इसमें HBr रिएक्शन करवा रहे हो, तो HBr का रिएक्शन, तो भैया HBr में पहले जानते हैं हम लोग कार्बोकेटाइन का अटैक होता है, 2 पॉसिबिलिटीज है, एक कार्बोकेटाइन यहां बन गया, एक कार्बोकेटाइन यहां बन गया, ये 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। फिर ब्रोमीन का अटैक होगा, तो अगर पहले पे ब्रोमीन का अटैक होता है, ठीक है, जब ब्रोमीन का अटैक करवाओगे तो ब्रोमीन अटैक करेगा इसके ऊपर, तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है, और एक प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन जाएगा। तो मेजर कौन सा है, मेजर ये वाला होएगा, रीजन बीइंग इसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है,
ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है ज्यादा स्टेबल, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब कहते हैं भैया इसमें थर्ड वाला ऊपर कर देता हूं। ये हमारे पास कैसा मामला है, 1 2, ठीक है, 1 2 3, इधर गया, इधर एक कार्बन है और इधर कैसा है, ये है मामला। आई थिंक ये देख लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये स्ट्रक्चर है। इसमें अल्कोहलिक आपने क्या कर दिया, अल्कोहलिक KOH दे दिया। तो ऑप्शन ये होता है कि जहां पे वो कनेक्ट होता है उसको अल्फा बोलते हैं। ठीक है, ये बीटा हो गया, ये बीटा का हाइड्रोजन हो गया, ये जाएगा, ये जाएगा, तो एक प्रोडक्ट तो आपको ये मिल जाएगा। एक ऑप्शन और भी था आपका, ये अल्फा, ये बीटा का हाइड्रोजन, ये गया, तो एक प्रोडक्ट आपका ऐसे यहां पे ये भी मिल जाएगा। दैट इज यहां पे डबल बॉन्ड आ गया। अब मेजर कौन सा होगा जिसमें डबल बॉन्ड के ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहां पे देखो जरा डबल बॉन्ड कितने हैं, आई थिंक 2 तो बनेंगे, तो एक ही बचेगा वहां पे। यस, क्योंकि यहां पे तो आपके पास 3 बॉन्ड बने, एक हाइड्रोजन, तो बहुत कम अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए माइनर हो जाएगा। तो ये आपके तीनों के तीनों क्या हो गए, क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, तो ये बना लिया हम लोगों ने, ये सारे इन्होंने बना रखे हैं, तो देख लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कंफर्म्ड बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमीन। बिल्कुल सही बात है, अभी अभी मैंने बताया कि जो कार्बोनिल हाइड्रोक्सिलअमीन का जो रिएक्शन है वो ग्लूकोज के अंदर आपको मिल जाता है, मतलब वो क्योंकि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, कौन सा, एल्डिहाइड। ठीक है, ठीक है, तो वही बोला, कहता आइडेंटिफाई द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट एंड इट्स पोजीशन। ओके, गिव अ केमिकल रिएक्शन इन योर सपोर्ट। तो कह रहा है, देखो ग्लूकोज में हम लोग जानते हैं, हमने स्ट्रक्चर पढ़ रखा ग्लूकोज का, वी ऑलरेडी नो कि ग्लूकोज के अंदर ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है। ठीक है, दिस इज CHO, दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज OH, दिस इज OH, एंड यहां पे आपका CH2OH आता है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है। पॉइंट ये है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि भैया यहां पे आपके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप है, मान गए, पहले प्रूव करो। ये कहता है यार ये कैसे कंफर्म होता है कि आपके पास जो ग्लूकोज है वो हाइड्रोक्सिलअमीन का रिएक्शन देता है, मान गया, सही बोला, क्योंकि एल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सिलअमीन का रिएक्शन देगा। पॉइंट बीइंग कि ये जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड, ये तो कीटोन भी दे सकता है। अब हमें कैसे सपना आ रहा है कि एल्डिहाइड ही होगा, उसके लिए याद है ब्रोमीन वाटर वाला रिएक्शन करते थे, ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन करके आप कंफर्म कर सकते हो कि एल्डिहाइड है। ये पूरे का पूरा एज इट इज, मैंने आपको एक स्लाइड, ये उसी की स्लाइड लाया हूं मैं, ये एज इट इज मैं स्लाइड लाया हूं जो मैंने नोट्स में पढ़ाया था, कि आपको दिखाना है कि एल्डिहाइड के साथ ब्रोमीन वाटर तो एसिड रिएक्शन करता है, लेकिन कीटोन के साथ 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, वो कीटोन के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होता। तो ये जो एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के साथ अगर आप ब्रोमीन वाटर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। एंड दिस प्रूव्स कि आपका कार्बोनिल ग्रुप कैसा है, लिखा भी है, दिस प्रूव्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एल्डिहाइड। तो आप ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे सकते हो, और आप बोलोगे कि अब ब्रोमीन वाटर के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो ना तो ग्लूकारिक एसिड बनता है, यहां पे आपके पास है, और ये जो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, और ये जो ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन है ये कंफर्म करता है कि आपके पास कंपाउंड कैसा था, एल्डिहाइड था। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आपको एज इट इज लिखना है, ये आप लिख सकते हो, और वही चीज वो मांग भी रहा था आपसे। तो ये रिएक्शन हो गया ना, ये प्रूफ हो गया इस चीज का। तो यू कैन राइट इट एज दिस, एज इट इज आपका आंसर स्लाइड में है। हाँ, अगर आपको ये लिखना है कि इसका हाइड्रोक्सिलअमीन का रिएक्शन कैसा होता है तो फिर इसको ऐसा कर लो भाई। ठीक है, अगर आपको हाइड्रोक्सिलअमीन वाला रिएक्शन लिखना है तो इसको ऐसा कर देता हूं, दिस इज C डबल बॉन्ड H, यहां पे आप हाइड्रोक्सिलअमीन ले लो तो NH2OH, ये ले लो तो यहां पे ऐसे H2 और NOH, तो ये निकल गया, तो यहां से प्रोडक्ट ऐसा मिल जाएगा पूरे का पूरा एज इट इज, कॉपी पेस्ट, HOH HH OH H OH H CH2OH, एंड यहां पे गई आ जाएगा C डबल बॉन्ड इन, ये आ गया, तो ये आपका ऑक्साइड बन गया। तो आप इस तरह ये पहले ये रिएक्शन करके दिखा देना, फिर आप बोलना कि अब ये तो भाई एल्डिहाइड कीटोन दोनों दे सकता है, तो इस को कंफर्म करने के लिए हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर दिया, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें रिएक्शन देता है, एल्डिहाइड में देता है। तो ये हमारे पास पूरे का पूरा आंसर कंफर्मेशन हो गया। लिखने के लिए और चाहते हो तो ये लिखी हुई लाइन भी है इसके ऊपर। ठीक है, कार्बोनिल इज एल्डिहाइड एट C1, ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज्ड टू 6 कार्बोक्सिलिक एसिड एट दिस with the mild oxidizing agent like bromine water, this indicates the carbonyl present as aldehyde group. आप ऐसे लिख भी सकते हो उसको। ठीक है, next we have question that is give the chemical reaction involved with para-nitrotoluene undergoes Itard reaction। तो यार Itard reaction में अगर आपको याद हो,
टोलुइन वाला पार्ट होता है, ठीक है, और वो सीधा सीधा आपको प्रोडक्ट दे देता है जिसमें टोलुइन पूरे का पूरा ग्रुप एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू कैन राइट द रिएक्शन डायरेक्टली। सीधा पूछा कि ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो पैरा नाइट्रो बोला था ना, पैरा नाइट्रो टोलुइन आपने इटार्ड रिएक्शन करा, और इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, ये पूरे का पूरा ग्रुप सीधा सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो बिकॉज इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा उसने, और एज इट इज इसके अलावा कुछ पूछेगा भी नहीं ज्यादा, ठीक है, बिकॉज इन दैट मैकेनिज्म उसका नहीं है उतना, ठीक है। मैंने फिर भी आपको मैकेनिज्म का आइडिया दिया था क्लास के अंदर, नोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया इसने। और देखते हैं नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन एक आया है, कहता है व्हाई बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज डाइमर इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में कहता है बेंजोइक एसिड ऐसा ले लेता हूं, दिस इज बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड को एप्रोटिक सॉल्वेंट में अगर आप लेते हो, जैसे कोई आपने ले लिया लेट्स से CCl4 वगैरह, तो उसमें कहता है डाइमर के जैसा एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल करना भी चाहिए उसको एग्जिस्ट, क्योंकि क्या होता है आपका ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर होती है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ठीक है। तो क्या होता है यहां पे एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है एज डाइमर। दो लोग आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं बिकॉज इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो भी डबल लेवल पे हो रही है। तो इस वजह से ही, अगर आपको याद भी हो, इसकी रीजन हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी दिया था कि इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और इस वजह से साथ भी रहना प्रेफर करते हैं। और वही चीज यहां पे लिखी भी है, दैट इज बेंजोइक एसिड अंडरगोज एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डाइमर। तो यहां पे आपके पास क्या बन जाता है, डाइमर बन के आ जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, लो पढ़ो इसको एक बार बढ़िया से। यस, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड फॉर्म टोलुइन। तो ये है बेंजीन, ठीक है, रिएक्शन कर रहा है मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो दिस इज मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉर्म्स टोलुइन बनता है बिल्कुल, क्योंकि यहां पे क्या होता है, ये पूरे का पूरा चला जाता है, आपको यहां से मिलता है मिथाइल कार्बोकेटाइन, और ये बेंजीन इसके ऊपर जब अटैक करता है, द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस। तो ये आपको बेंजीन से क्या मिल गया, टोलुइन मिल गया। बात तो बिल्कुल सही बोली, अभी तक कोई ऐसी नई चीज तो नहीं बोली। What is the expected outcome if benzene is replaced by benzoic acid? अच्छा, कहता सेम रिएक्शन करना है, अब की बारी क्या करना है, आपको यहां पे बेंजीन ना लेके बेंजोइक एसिड लेना है, ठीक है, और आपको सेम रिएक्शन करना है, दैट इज मिथाइल क्लोराइड के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड लेना है, एनहाइड्रस। यार इस केस में क्या होता है, ये क्योंकि ये है, देखो यहां पे रिएक्शन आप लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं हो पाता ढंग से। इसका रीजन है बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे, दैट इज दिस रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन। एक सेकेंड, चलो भाई, हाँ, तो बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्यों नहीं देता है, कहीं ना कहीं आपको याद हो कि ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस होते हैं, दोज टेक प्लेस इन एक्टिवेशन कंडीशंस। एक्टिवेटिंग ग्रुप ये रिएक्शंस करवाते हैं, अगर ये डीएक्टिवेशन हो जाती है तो वहां पे फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस हम लोग प्रेफर नहीं करवाते हैं। तो बेंजोइक एसिड जो होता है वो एफसी रिएक्शन नहीं करता है, ये फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, बिकॉज ये क्या है, अगर आपको पता हो, दिस इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये एक तरह से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, दिस इज डीएक्टिवेटिंग, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में हम लोग ये रिएक्शन एक्सपेक्ट करेंगे नहीं। वैसे अगर आना होता तो मेटा पोजीशन पे होता, डीएक्टिवेटर्स होते हैं, मेटा डायरेक्टर्स होते हैं, पर वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस में उतना पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो वही चीज यहां लिखी भी है, बिकॉज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से आपको ये रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। देन वी हैव दिस क्वेश्चन, इस पे आते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, वैसे इस तरह का जो क्वेश्चन है, मतलब दिस इज वन, मैं बता देता हूं आपको। जेई नीट में हम लोग जनरली ऐसा एक क्वेश्चन देख सकते हैं, और उसमें इसकी पूरी की पूरी एक टेक्निक भी होती है, हाउ एग्जैक्टली यू फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है, थोड़ा तरीका रहता है। ये क्वेश्चन इन्होंने, वही मैंने जब आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि सैंपल पेपर में ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं ताकि आपको सदमा लगता रहे, ठीक है, और आप पेपर में थोड़ा अच्छे लेवल पे तैयारी करो। अब दिस इज अ टिपिकल क्वेश्चन जहां पे आपको प्रोडक्ट दे दिया गया है, एल्डोल रिएक्शंस, कैनिज़ारो रिएक्शंस हमने करे हुए हैं, ठीक है, और जब प्रोडक्ट मिल जाता है वहां से वापस से रिएक्टेंट बनाना इज द वन जो नीट जेई में हम लोग फिर भी करते हैं, पर जनरली सीबीएसई में हम लोग इसका नहीं देखते। तो यहाँ पे एक बार आइडिया ले लेते हैं हाउ एग्जैक्टली दिस इज गोइंग टू वर्क, ठीक है। हमारे पास कंपाउंड कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स है, इट अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है।
हाउएवर व्हेन X विद कंपाउंड Y इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। पहली चीज तो ये देखना, अगर आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड X है वो एल्डोल रिएक्शन नहीं करता, उसका आइडिया वो ये देना चाहता है कि इसके पास क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन। पहला आइडिया तो वो ये देना चाहता है कि इस X के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये पकड़ना था आपको। हाउएवर X जब कहता है रिएक्शन करता है Y के साथ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, इट रिएक्ट्स टू गिव अ कंपाउंड। ये अब इस कंपाउंड से आपको पूरा आइडिया ले लेना है। कहता है यार X के साथ जब आप Y को रिएक्ट करवाते हो बेस की प्रेजेंस में, ठीक है, अब क्या होता है, आपको कंपाउंड मिलता है 1,3 डाइफिनाइल प्रोप 2 इन 1 ऑन। तो ये कंपाउंड बना लेते हैं, पहले तो प्रोप 2 इन, तो 1, इसको मैं 1 कर देता हूं, इसको मैं 2 कर देता हूं, इसको 3 कर देता हूं, ठीक है, नीचे लिख देता हूं। तो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो प्रोप पे क्या है, पहले तो 1,3 डाइफिनाइल, तो 1 पे भी आपके पास डाइफिनाइल है, पीएच है, और 3 पे भी आपके पास क्या है, पीएच है, ठीक है। प्रोप 2 इन, तो प्रोप है 2 पे इन मतलब डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, और 1 पे ऑन, तो 1 पे डबल ऐसा ऑन हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो जब आपके पास ऐसा कंपाउंड आता है, ठीक है, दिस इज द कंपाउंड, आपको बेसिकली क्या करना है, अब दो तरीके हैं करने के, ठीक है। एक तरीका तो ये कि भैया X और Y पकड़ लो, ठीक है, बैठ के इमेजिन करते रहो और बनाते जाओ, इसमें से एक तरीका ये है। दूसरा आइडिया ये होता है इसमें कि आपके पास कहीं जहां डबल बॉन्ड हो गया, उसका अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होती है, उसके पास अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है, तो हम इतना जानते हैं कि जब इसका ऑल बना होगा, ठीक है, आपको करना क्या होता है, आपको ना इसमें बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है, यू हैव टू ब्रेक द बॉन्ड, और आप H और OH लगा दो उसकी तरफ। कहने का मतलब ये, आपने यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, मैं तरीका बताता हूं, ठीक है, ब्रेक दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड को तोड़ दो, और जहां से तोड़ रहे हो वहां पे HOH लगाना, दोनों तरफ आपको हिस्से हरकत करनी है, ठीक है, जहां से भी बॉन्ड तोड़ा HOH लगाना है। तो यहां पे एक बार बॉन्ड तोड़ोगे तो एक H एक OH ऐसे करोगे, फिर दूसरी बार बॉन्ड तोड़ोगे, फिर से क्या करोगे, दूसरी बार बॉन्ड टूटा, यहां से बॉन्ड टूटा, यहां से बॉन्ड टूटा, तो यहां पे क्या करेंगे H, यहां पे करेंगे OH, ये कर दिया आपने, ठीक है। तो अब क्या दिख रहा है मुझे, देखना जरा, PH, यहां पे C डबल बॉन्ड हो, यहां पे मेरे पास C के साथ 2H, तो बेसिकली ये दिस इज CH3, ये बन गया, प्लस इधर क्या दिख रहा है मुझे, PH, उसके साथ एक कार्बन है जिसपे क्या है, जिसपे 2 OH लगे हुए हैं, इधर भी OH लगा है, इधर भी OH लगा है, यहां पे H। अब ये तो डीकार्बोक्सी डिहाइड्रेट कर जाएगा, तो यहां से जो मुझे पानी निकल के मिलेगा दैट इज PH, और ये C डबल बॉन्ड H। तो ये आ गया हमारे पास, एक तो बेंजोइक एसिड मिलेगा, ठीक है, एक तो मेरे को ये कंपाउंड मिलेगा बेंजोइक एसिड, एक मेरे को बेंजोफिनॉन एसीटोफिनॉन मिलेगा, तो दीज आर द 2 कंपाउंड्स। तो ये आ गया एक हमारे पास, एक ये आ गया हमारे पास। पॉइंट ये है कि X और Y कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो आइडिया यहां से लगे, क्योंकि X के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये चच्चा तुम्हारे X है और ये चच्चा तुम्हारे Y है, तो X और Y आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगेन ये टेक्निक बॉन्ड तोड़ के आपके हाइड्रोजन OH लगाने वाली आपको नहीं करवाई गई थी, रीजन बीइंग जनरली हम लोग ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट अगर आ गया तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, हाउ दिस हो गया, आइडेंटिफाई X एंड Y, राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड, वो आपके सामने है, गिव वन केमिकल रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन X एंड Y। तो यार ये आपके पास एल्डिहाइड है, ठीक है, सॉरी कीटोन है, वो आपके पास एल्डिहाइड है, तो बेस्ट रिएक्शन क्या रहेगा, टॉलेंट टेस्ट करवा दो। टॉलेंट टेस्ट जो होता है वो आपका इसमें एल्डिहाइड में तो सक्सेसफुल होता है, कीटोन में सक्सेसफुल नहीं होता, टॉलन से आप इनको अलग कर सकते हो। तो ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं, टॉलन सिल्वर मिरर टेस्ट करवा दो, जिससे कंपाउंड आपका प्रोडक्ट दे देगा। तो वही वाली बात है, टॉलन इज गोइंग टू गिव यू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट जैसा सिल्वर मिरर आता है, एंड कीटोन के साथ सिल्वर मिरर नहीं आता है। तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू सॉल्व दिस, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा आता है ये क्वेश्चन, यस। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज दिस सवाल, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पॉसिबल डाइपेप्टाइड्स फॉर्म व्हेन द 2 अमीनो एसिड्स फॉर्म अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 अमीनो एसिड्स है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है। देखो यार, अगर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो आपको पता है एक तरफ एसिड, एक तरफ एसिड का ग्रुप होना चाहिए, एक तरफ अमीनो होना चाहिए, तो तुम दो तरह से बना सकते हो। एक तो पहले वाला ऐसे ले लो, ठीक है, दिस इज फर्स्ट वन, ये ले लिया आपने, इधर NH2 है, इधर आपके पास CH3, ये हमारे पास है, और इसका एसिड उसका बेस, तो ये आप NH2 ऐसे ले लो, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, दिस इज द कंपाउंड, ये आ गया। तो क्या हो जाएगा, आप यहां से पानी निकाल दो, यहां से पानी निकाल दो, तो ऐसे निकाल सकते हो, मतलब इसको मैं ऐसा कर देता हूं, इसको H ऐसा कर दो जरा इसका, ठीक है, H कर दो, तो ये पानी निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, दिस इज CH3, दिस इज NH2,
दिस इज डबल बॉन्ड हो, दिस इज यहां से आ जाएगा NH, यहां पे आ गया सॉरी C डबल बॉन्ड हो, हाँ ये NH आ गया, फिर आ गया ये डबल बॉन्ड, ये पूरे का पूरा आपका डाइपेप्टाइड बन गया। एक तो ऐसे बन जाएगा, एक है कि इसका एसिड लेके उसका बेस ले लो, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आप लोग NH2 ले लोगे, ठीक है। मैं नीचे पूरा कंपाउंड बना देता हूं एक बार। दिस इज NH2, इसका NH2 को मैं ऐसे कर देता हूं H एंड NH, फिर अगले पे है CH3, फिर इधर क्या है ऐसे CH3, इधर है C डबल बॉन्ड OH, ये आ गया NH, उसके साथ कार्बन, तो NH, उसके साथ कार्बन, उसके बाद CH3, उसके बाद COH। बस यहां से आपको पानी निकालना है, पानी निकाल दिया तो दूसरा अमीनो एसिड ऐसा दिखेगा अपने को, देखो जरा, ये आपका अमीनो एसिड आ गया दूसरे वाला, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा NH2, ये बन गया हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों बना सकते हो, वही बोला कि दो कैसे बनाने हैं, एक का एसिड लेके दूसरे का बेस लेना, बस इस तरह से जोड़ना है, यही आपका बन जाएगा पूरे का पूरा, वही पेप्टाइड लिंकेज आपकी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, keratin, insulin and myosin are a few examples of protein present in human body. Yes. Identify which type of protein is keratin and insulin. तो वो आपको उस वाले में पूछ रहा है कि हमने दो तरह के प्रोटीन्स देखे थे, एक होता है फाइब्रस, एक होता है ग्लोबुलर, ठीक है। तो फाइब्रस वाले जनरली लॉन्ग थ्रेड्स वाले होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ग्लोबुलर वाले जनरली वो रहते हैं जो कि वाटर सॉल्युबल रहते हैं, ठीक है। तो स्पेरिकल शेप में होते हैं। तो वही बोल रहे हैं कैरेटिन हमने करा हुआ है, कैरेटिन बालों में वो रहता है, बाल आपके पानी में डिसॉल्व नहीं होते, तो कैरेटिन इज फाइब्रस एंड इंसुलिन आपकी बॉडी में रहता है, दैट इज वाटर सॉल्युबल ग्लोबुलर, ठीक है। तो उन्हीं के बीच में डिफरेंशिएट करना है एंड बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसी तरह से आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। फाइब्रस वाले मैंने आपको पूरे चार्ट बनवाया था, ग्लोबुलर वाला पूरा चार्ट बनवाया था, वो एज इट इज टेब डालो, जहां फाइबरस है वहां पे कैरेटिन लिख देना, जहां ग्लोबुलर है वहां पे आप लोग इंसुलिन लिख देना, अपने आप पूरा सवाल बन जाएगा। इसमें तो फिर 2 लाइनें लिखी हुई हैं, उसमें आप और ज्यादा लाइंस बना सकते हो। ये वाले क्वेश्चंस अगर आप टेबल में बनाओगे, टेबुलर फॉर्म में करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज दिस सवाल, नीता वॉज एक्सपेरिमेंटिंग इन द लैब टू स्टडी द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स। अच्छा, शी कैरिड आउट डिहाइड्रेशन ऑफ इथानॉल। तो इथानॉल की आपने डिहाइड्रेशन करी है। डिहाइड्रेशन हम लोग पता है एसिडिक कंडीशन में करते हैं, लेकिन हाँ टेम्परेचर मैटर करता है। तो अगर आप टेम्परेचर लेते हो 180 डिग्री सेल्सियस, तो याद है हमें यहाँ पे एल्कीन मिलता है, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। और अगर आप इसी का टेम्परेचर को कम कर देते हो और लेट्स से 140 डिग्री सेल्सियस लेते हो, तो इस केस में आपको डाइथाइल ईथर मिलता है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट वर ऑब्टेन्ड एट दीस टू टेम्परेचर, सही है। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट 140 पे आपका जो आ रहा है दैट इज ईथर, एंड द मैकेनिज्म फॉलोड इन दिस केस, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म है 180, वो आपका इथीन होता है। तो इसका मैकेनिज्म क्लास के अंदर इन डेप्थ डिस्कस किया गया था। अगर आप याद करो तो सबसे पहले यहाँ पे मैं पेज, यहाँ पे इन्होंने वही करा है, ठीक है। ये मैकेनिज्म यहाँ पे किया नहीं है, इसका लिखा नहीं है। चलो मैं मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं। ये आपके पास ईथर है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है H+, ये 140 का बता रहा हूं मैं, 140 डिग्री सेल्सियस में ये अटैक करता है इसके ऊपर, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ऐसे पानी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर अल्कोहल दोबारा इसके ऊपर अटैक करता है, इसको खोल देता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट जो आपके पास आएगा ये कुछ ऐसा सा दिखेगा अपने को, यहां पे OH, ये प्लस हो जाता है, ये फिर रिलीज हो जाता है, दिस इज गोइंग टू रिलीज, तो लास्ट में आपके पास प्रोडक्ट ऐसा आ जाता है। ये मैकेनिज्म हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो आपके अल्कोहल के अंदर ईथर वाले टॉपिक में, तो गो थ्रू दैट वंस एंड ये आपको पूरे का पूरा करना है। लिख लेना, इथेनॉल अंडरगोस डिहाइड्रेशन रिएक्शन, 140 पे डाइथाइल ईथर बनता है, फॉर्मेशन इज SN2 रिएक्शन, जो कि आप देख ही रहे हो। दिस इज रिएक्शन इज गोइंग टू गो वाया SN2 मैकेनिज्म। व्हेन द टेंपरेचर एक्सीड्स 170, इथेन बनता है एलिमिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। तो ये भी हो गया सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस और बचे गाइस, फिर कवर हो जाएगा मोटा मोटा। कहता है वेरियस आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स विद द जनरल फार्मूला C4H9Cl undergoes hydrolysis reaction. Among the following compound, A is most reactive via SN1 mechanism. Identify A, citing the reason for your choice. Write the mechanism. ठीक है, सुनो, C4H9Cl ये आपको दे दिया। इसके कहता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यार इसको आप क्या क्या बन सकते हैं, एक तो पहले DU निकाल लिया करो। तो DU निकालोगे इसका तो कितना आएगा, दिस इज 1 प्लस कार्बन 4, हाइड्रोजन वाले जो आ गए ये आ गए हमारे पास 10, तो 10/2, तो ये निकालोगे तो 0 आएगा। DU 0 मतलब कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, देखो, एक तो आप ये बना सकते हो, ठीक है। एक आपके पास ये बन सकता है, एक आपके पास यहां से ये ऐसा बना लो, ये बन सकता है, ठीक है।
और क्या बन सकता है, एक आपके पास ये बन सकता है, ये बन सकते हैं सारे के सारे, ठीक है, इस तरह से बन सकते हैं। तो कहता है इसमें से आप ये बताओ कि सबसे ज्यादा कंपाउंड विच इज रिएक्टिव वाया SN1 मैकेनिज्म। SN1 के लिए बनाना होता है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन इसका कैसा बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा। कार्बोकेटाइन के लिए आपको क्या करना है, इसको इधर शिफ्ट कर देना है, ठीक है। इसका कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा, इसका कार्बोकेटाइन ऐसा बनेगा। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम लोग जानते हैं क्योंकि SN1 मैकेनिज्म है, तो सबसे बढ़िया SN1 आपका करता है 3 डिग्री, क्योंकि आपका कार्बोकेटाइन 3 डिग्री स्टेबल होता है। तो ये 1 डिग्री है, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। तो सबसे बढ़िया रिएक्शन कौन देगा, सबसे बढ़िया रिएक्शन तो भैया ये देगा। अब अगला कह रहा था कि आइडेंटिफाई ए, तो ये आपका ए हो गया सबसे पहले, ठीक है, कंपाउंड ए, ठीक है। अब कहता है आइडेंटिफाई ए साइटिंग रीजन फॉर, अब राइट द मैकेनिज्म। तो SN1 वाला मैकेनिज्म क्लास में करवाया गया था, तो आप ऐसे पूरे का पूरा मैकेनिज्म लिख देना। पहले ये निकलता है तो आपको ये कार्बोकेटाइन मिलता है प्लस क्लोरीन बाहर निकल गया। फिर क्या होता है, ठीक है, उसके आगे कुछ बताया नहीं इसके बारे में, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यही बनाता हूं। कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसके बाद कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है, जैसे अब मैं OH ले लेता हूं, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू गेट इज दिस। इस तरह से आप मैकेनिज्म लिख लेना इसका, ठीक है। यहां भी वही लिखा है इन्होंने, हाँ, स्टेप 1 स्टेप 2 करके इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो टर्शियरी अल्काइल होता है, तो आइडेंटिफाई कैसे करा, बिकॉज 3 डिग्री SN1 रिएक्शंस में आपका कार्बोकेटाइन बनता है एंड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल आपका होता है। तो इस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, ठीक है, बस थोड़े से बचे और। कहता है कि गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, द रिएक्शन ऑफ इथानॉल विद एसिटाइल क्लोराइड। तो ये हमारे पास इथानॉल है, इसका रिएक्शन करना है एसिटाइल क्लोराइड के साथ। तो आप इसका रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड के साथ कर रहे हो, तो लेट्स टेक दिस रिएक्शन। कहता है दिस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ पीरिडीन। पीरिडीन की प्रेजेंस में क्यों होता है, क्योंकि जब आप ये रिएक्शन करने जाओगे, तरीका बताया था, आप ऐसे किया करो, यहां पे आप O लिख दो, यहां पे आप H लिख दो, यहां से HCl निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट जो आपको मिलता है दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस HCl। अब जो पीरिडिन, क्योंकि ये एसिड बनता है, HCl इज एसिड, तो इस एसिड के साथ आपका पीरिडिन रिएक्ट करता है, क्योंकि पीरिडिन कैसा है, बेस, तो वो इसके साथ रिएक्ट करके इसको बाहर कर देगा, और जब बाहर कर देगा तो ये रिएक्शन कहां जाएगा, ये रिएक्शन ली चैटियर प्रिंसिपल से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इथानॉल के साथ आप जब आप एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हो, तो आपको ध्यान रखना है उस केस में कि आपका जो HCl है वो होना चाहिए, क्योंकि HCl रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव फॉरवर्ड करेगा, इन द सेंस कि वो एक एसिड है और पिरिडिन एक बेस है। तो पिरिडिन और सॉरी ये HCl कह रहा हूं, पिरिडिन के प्रेजेंस में होना चाहिए, बिकॉज पिरिडिन HCl के साथ रिएक्शन करके आपका इसको सॉल्ट बना के बाहर कर देगा, ठीक है। तो पीछे से आपका रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा यूजिंग ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो वही चीज लिखी है, द रिएक्शन ऑफ इथानॉल दिस प्रेजेंट इन दिस पिरिडिन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, फंक्शन ऑफ पिरिडिन इज टू रिमूव HCl फ्रॉम द रिएक्शन। ये क्लियर हो गया हमारे पास। देन वी हैव नेक्स्ट पार्ट, क्रिजॉल्स आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट है क्रिजॉल। तो क्रिजॉल आपका क्यों एक्टिव, लेस एक्टिव होता है, ये क्रिजॉल है मान लो हमारे पास, क्योंकि फिनॉल इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ये ग्रुप है जो कि कैसा है, प्लस H प्लस I इफेक्ट देता है। तो ये क्या करता है, जो प्लस वाले इफेक्ट होते हैं ये एक्चुअली डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, तो डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो तुम ऐसा बोल देते हो एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये कैसे ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो आप बोलेंगे कि क्रिजॉल्स के अंदर मिथाइल ग्रुप होता है विच इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि इसको अनस्टेबल करता है, कॉन्जुगेट बेस को अनस्टेबल करेगा। अगर आप यहां पे बनाना चाहते हो ना, आप ऐसे बना लेना ऐसा कॉन्जुगेट बेस कि ये आपका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, और इस कॉन्जुगेट बेस पे पहले से इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर आप मिथाइल देखोगे ये इसको और इलेक्ट्रॉन्स पुश फॉरवर्ड कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसपे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। और वही पूरी कहानी एसिड बेस वाली आपको यहां पे गा देनी है। तो यहां पे लिखा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज अल्काइल ग्रुप इन जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन रिजल्टिंग इन द एसिडिक डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। क्रिजॉल फॉर एग्जांपल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल्स। तो ये हमारा पूरे का पूरा मामला यहां पे सेट हो गया, ठीक है। और करते हैं, नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, पढ़ो जरा इसको और बताओ क्या विचार है इसके बारे में, ठीक है। यहां पे कह रहा है कि आपकी जिंदगी में विलियमसन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, पता है। आइडेंटिफाई द अल्काइल ब्रोमाइड एंड सोडियम अल्कोसाइड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 इथॉक्सी
अच्छा ये हमारे पास कंपाउंड है, मैं बता देता हूं, दिस इज द कंपाउंड, ये मैं इधर बना देता हूं, दिस इज कंपाउंड पेंटेन, 3 पे मिथाइल, 2 पे इथॉक्सी, तो 2 पे इथॉक्सी मतलब ये है हमारे पास, ठीक है। इसका कौन सा आपने यूज किया होगा वो, मतलब अब देखो यार, तरीका ये है कि ऑक्सीजन के एक तरफ आर होता है, एक तरफ वो रहता है, मतलब एसिड वाला बनता है, हैलाइड बनता है। तो अगर मैं इसका ले लूं, इसका मतलब मैं ऐसे बनाऊं, देखो जरा, ये हमारे पास इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड ये ले लिया, और इसका रिएक्शन मैं इथाइल क्लोराइड के साथ कर दूं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिएक्शन होगा। रीजन बीइंग ये आपका प्रोडक्ट यहां से आपको मिल जाएगा, दिस इज वाया SN2। और मैंने ये चीज बोली हुई है कि जो अल्काइल हैलाइड होता है, द अल्काइल हैलाइड मस्ट बी योर, यहां तो मिथाइल या 1 डिग्री, तो यहां पे जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया है वो कैसा लिया है, दिस इज अ 1 डिग्री हैलाइड, तो 1 डिग्री में रिएक्शन हो जाता है। लेकिन अगर मैं उल्टा करता, लेट्स से अगर मैं ऐसा करता है इसका रिएक्शन, देखना जरा, ये रिएक्शन यहां पे सोच के बताना कि आपने इसका एल्कोक्साइड लिया सोडियम का, और इसका आपने ये ले लिया, प्लस ये ले लिया आपने यहां पे क्लोरीन ले लिया, ठीक है, तो भाई ये रिएक्शन बर्बाद हो जाता, बिकॉज यहां पे क्या है, यहां पे अगर आप चेक करोगे मित्रों, तो दिस इज अ 2 डिग्री हैलाइड, और 2 डिग्री हैलाइड में रिएक्शन काफी ज्यादा बेकार होता है। तो हम प्रेफर कौन सा करेंगे, ये वाला रिएक्शन प्रेफर करेंगे। तो आपके पास ये आ गया सोडियम एल्कोक्साइड, ये आ गया, अच्छा ब्रोमाइड लेना था, यहां पे ब्रोमाइड लिखा था, तो इसको ब्रोमाइड कर लो हर जगह, तो ये ब्रोमाइड कर लो, और इधर भी इसको ब्रोमाइड कर लो, ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगा। डन, ये लिखने का तरीका, ठीक है, यही प्रोडक्ट बनाए इन्होंने, देखो जरा, ये बनाया, यस। बाकी लिख लेना कि विलियमसन सिंथेसिस के अंदर SN2 रिएक्शन होता है, तो वहां पे जो हम लोग एल्काइल हैलाइड प्रेफर करते हैं वो आपका लेस डिग्री वाला प्रेफर करते हैं, तो वो सारा कुछ आप यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, बस थोड़ा सा बचा और इसको करते हैं, टोलुइन टू 3 नाइट्रोबेंजीन, तो ये हमारे पास टोलुइन है, दिस इज टोलुइन। आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड में, ओके, तो ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड, और 3 पे नाइट्रो लाना है। तो एक काम करो, पहले टोलुइन का वो बनाते हैं ना, पहले इसके अंदर KMNO4 दे दो, तो क्या हो जाएगा, तो ये मेरे पास एसिड बन जाएगा, यस, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। इसके बाद आपको नाइट्रेशन करनी है, तो इसके बाद नाइट्रेशन कर दो, तो आप नाइट्रेशन कर देंगे HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास, क्योंकि ये कैसा है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो मेटा डायरेक्ट करेगा इसको, नाइट्रो ग्रुप को, तो ये आपका पहला कन्वर्जन हो गया। दूसरा बेंजीन 2, अगला कर रहे हैं, बेंजीन है हमारे पास, इस बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, ओके, तो आपको एसिटोफिनॉन बनाना है, तो C डबल बॉन्ड हो CH3, एंड साथ में आपको नाइट्रेशन भी चाहिए मेटा पे, तो भैया नाइट्रेशन कर लो, बिकॉज मेटा डायरेक्शन चाहिए आपको, तो आप क्या करो, इसके अंदर नाइट्रेशन कर लो, पहले नाइट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, नाइट्रेशन करेंगे तो ये मेरे पास नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, कहीं भी आ सकता है, वैसे मैं इसके रिस्पेक्ट में बना रहा हूं क्योंकि इसके हिसाब से बना रहा हूं, ये नाइट्रो आ गया। अब इसके बाद अगर आपने क्या करा, इसके अंदर एसिटाइलेशन करा, ठीक है, तो दिस इज एसिटाइलेशन, असाइलेशन बोल लो आप, बेसिकली असाइल ग्रुप ऐड कर रहे हो इन AlCl3, तो ये आ गया हमारे पास, तो ये मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट हो जाएगा, तो मेटा पे डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ये पूरे का पूरा ग्रुप CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये पूरे का पूरा ग्रुप आपका ऐड हो जाएगा इस पोजीशन पे, तो आंसर आ जाएगा। तो वही चीज यहां पे लिखी भी होगी, ये देखो जरा, एज इट इज वही रिएक्शन दे रखे हैं, तो ये आपका पूरे का पूरा रिएक्शन हो जाएगा, इस तरह से आप इसे कवर कर सकते हो, ठीक है। देन वी हैव दिस, ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और बचे। आउट ऑफ फॉर्मिक एंड एसिटिक एसिड विच वन विल गिव HVZ रिएक्शन। फॉर्मिक एसिड होता है बाबू ये, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड है, एंड एसिटिक एसिड होता है यार ये, ठीक है, तो कहता है इनमें से कौन सा बंदा आपको HVZ रिएक्शन देगा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो रिएक्शन नहीं देगा, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये रिएक्शन दे देगा। तो फॉर्मिक नहीं देगा, एसिडिक दे देगा, बिकॉज HVZ की रिएक्शन की पहली कंडीशन और इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि आपका जो एसिड होना चाहिए उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहने चाहिए, तो वो आपके सामने है, ठीक है। एंड राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, तो रिएक्शन लिख देना भाई इसका, ठीक है, वही लिखा होगा। ये आपने एसिटिक एसिड ले लिया, ब्रोमीन एड फास्फोरस लिया, तो आपके इस पोजीशन पे आपके पास क्या आ जाता है, ब्रोमीन लग जाता है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो फॉर इट। बाकी इसके बारे में लिख लेना कि अल्फा पोजीशन इज एलोजिनेटेड, अल्फा एलोजिनेशन प्रोसेस इसको बोलते हैं, ठीक है।
लास्ट पे आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विच इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड टू ऑब्टेन 2-मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, ब्यूटन 2 ऑल एंड 2 पे मिथाइल, ये कर रहा है। यस, तो कहता है यार ये बताओ ए बी कौन से होंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करना है। तो देखो अल्कोहल कैसा है, 3 डिग्री का, और 3 डिग्री अल्कोहल हम जानते हैं कब बनता है, जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हो। तो अब एक काम करो, देखो यहां पे ये पूरे का पूरा मैं कीटोन बना देता हूं, ठीक है, और इधर का मैं ग्रिग्नार्ड ले लेता हूं। तो मेरे पास क्या होगा, मान लो अगर मैं ये मेरे पास है और साथ में मैं मिथाइल MgBr ले लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये ले लो, ये तो प्लस है ये माइनस है, तो ये प्रोडक्ट मिल जाएगा मुझे। देखो जरा, सबसे पहले ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। यहां से मुझे ये मिलेगा, देखो भाई O माइनस और ये, फिर मेरे पास H+ ऐड कर दूंगा, वही हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा, तो मेरे पास वो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो पूछा है वही था, ए और बी कौन से हैं, तो ए ये हो गया, दिस इज ए एंड दिस कीटोन इज बी, तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर लेना, एंड दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। इसके साथ आपकी जर्नी ऑफ 12th हैकर्स इन केमिस्ट्री खत्म होती है। तो दैट इज ऑल देवी और सज्जनों। अब बस हम दुआ ही दे सकते हैं, प्रे ही कर सकते हैं आप लोगों के लिए कि भाई फोड़ के आना एग्जाम। हमने बहुत, और आप लोगों ने भी पिछले 3-4 दिनों में बहुत रिक्वेस्ट करी होगी भगवान जी से, CBSE जी से, एंड एवरीवन एल्स इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग दिस पेपर, कि जो फिजिक्स का खात्मा किया है केमिस्ट्री में ना हो, आराम से पेपर बनाना, प्यारा सा पेपर बनाना, कि खुशी खुशी बाहर आए और दुख के साथ बाहर ना आए। रिले बने इस टाइप की कि फिजिक्स का जो रिवेंज था वो हमने केमिस्ट्री में लिया है, ठीक है। हम लोग यही चाहते हैं कि बढ़िया तरीके से आप ये पेपर करो, और जैसा भी आए, देखो सबके लिए वैसा ही आना है मोटे मोटे लेवल पे, तो तुम कर लोगे, ठीक है। अगर सही से तुमने ये सारे लेक्चर्स स्टेप बाय स्टेप लगाए हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे तुमने रिवाइज कर लिया है, बहुत अच्छे से हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, इनफैक्ट बहुत क्वेश्चंस कर लिए यार, ठीक है। क्लास के अंदर इतने क्वेश्चंस हुए हैं, फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन भी दिया गया था, फिर अभी ये PYQ पेपर भी, एक ये सैंपल पेपर भी डिस्कस हुआ था। आई थिंक इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी आप हाँ प्रैक्टिस करो, तो उसकी तो कभी लिमिट नहीं होती, प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस गो थ्रू करते रहो। मैं एक बात बोलूंगा, एटलीस्ट इनऑर्गेनिक और ये जो बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर है, इसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, याद करने वाली थोड़ी चीजें हैं इसके अंदर। रिएजेंट्स का रोल एक बार गो थ्रू कर लेना, और आपका जो ये नेम रिएक्शन है वो देख के जाना यार, डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो यही है बोर्ड एग्जाम। तुम्हारा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाते करवाते ना मुझे अपने बोर्ड के दिन याद आ गए, जब मैं, मतलब आई एम टेलिंग यू, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, केमिस्ट्री वॉज माई वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो फिर भी मुझे ना पेपर वाले दिन डर था कि यार पता नहीं क्या आ जाएगा, क्या पूछ लेगा, कैसे हो जाएगा, ये है वो है, ऐसे वैसे है। तो आई अंडरस्टैंड देयर आर नर्व्स, आई अंडरस्टैंड डर लग रहा है, लेकिन पता है पेपर के बाद हो जाता है। मुझे याद है मैंने पेपर से ना जब टाइम कंप्लीट हो रहा उससे आधा घंटा पहले बैठ के चिल हो गया था, मैं यार इसके लिए डर रहा था इतना। तो वो तुम्हारे साथ भी होगा, उम्मीद करते हैं CBSE देवता बुरा ना माने हो बस, कि आप भी ऐसे जल्दी करके बैठोगे, रिलैक्स करोगे। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए जस्ट इन केस, तो जरूर उसको पेपर को रिवाइज कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं ये करके बैठा था, मैंने गलती देखी नहीं अपनी, 2 नंबर मेरे कट गए वहां पे। तो डोंट मेक दैट मिस्टेक। अगर ऐसे टाइम फ्री मिल रहा है, पेपर गो थ्रू कर लेना, कहीं कुछ क्वेश्चन ना छूट गया होगा, कुछ गड़बड़ ना करती हो। बाकी बढ़िया तरीके से फोड़ो यार, हम तो यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यही उम्मीद कर सकते हैं, यही आशा कर सकते हैं कि आप ये पेपर फोड़ के आओगे, एंड फिर बढ़िया बढ़िया रीले बनाओगे। अरे केमिस्ट्री है, यही बचाती है लास्ट में। सारा साल गालियां देते हैं, लेकिन लास्ट में केमिस्ट्री बचाती है। तो बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, मिलते हैं आप लोगों से। ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि अब हमारे पास कोई तरीका तो है नहीं कनेक्ट करने का। तो जो भी आपका लास्ट, आई थिंक यही लेक्चर लास्ट रहेगा, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना अपना रिजल्ट, कि कैसा आपका रिजल्ट रहा है, ठीक है, कैसे आपका पेपर गया है। अच्छा जाता तो ज़रूर बताना, बुरा जाता तो ज़्यादा बुरा मत बोलना। हाँ ज़रूर शेयर ज़रूर करना कि सर उतना अच्छा नहीं गया, और बताना क्यों अच्छा नहीं गया है, कहाँ गलती रह गई। तो जो शेयर करो, क्योंकि कल को यही वीडियोस अगले साल आपके जूनियर्स भी देखेंगे, तो उनको पता लग जाएगा कि यार हमने ये गलती करी, इसकी वजह से ऐसा हुआ,
ठीक है, तो वो पूरा आप अपना फीडबैक शेयर करो, दैट एक्चुअली हेल्प्स द इनकमिंग स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो बहुत सारा प्यार। दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।